अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? कितना अच्छा मौसम है। हम तो सुबह सुबह टेरेस पे बैठ गए थे ये देखने के लिए क्या अल्लाह ने मौसम दिया। अल्लाह करे कि लाइटें वाइटें सब सलामत रहे, वरना जैसे ही ज़रा सी फुहार पड़ती है और फ़ौरन लाइट चली जाती है। इसी तरह कल भी बुरा मौसम नहीं था, अच्छा मौसम। तो शाम में मैं अपने एल्बम्स देख रही थी और उन एल्बम्स पे मुझे अपने बिफ़ोर की पिक्चर नज़र आई। सो वो जो बिफ़ोर है ना, कभी कभार हम कहते हैं उस बिफ़ोर को छुपा दो, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम अपने आफ्टर को खुद बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपना बिफ़ोर कुछ बहुत ही औखा और अजीब सा लगने लगता है, जबकि उस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं होता। सिर्फ हम अपनी लुक्स को लेकर या अपनी पर्सनालिटी को लेकर बात नहीं करें, अगर दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका बिफ़ोर और आफ्टर बिफ़ोर से बेहतर हो सकता है, और कभी कभार किसी का आफ्टर बिफ़ोर से बदतर होता है। डिपेंड करता है कि आपका शुमार किन लोगों में होता है। ज़्यादातर लोगों का मैं यही देखती हूँ कि बिफ़ोर से बेहतर उनका आफ्टर होता है। क्यों? अगर वो मेहनती हैं, अगर वो लविंग हैं, एम्पैथी रखते हैं, ईमानदार हैं और अपनी मंजिल पाने में बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ और झूठ का सहारा नहीं लेते और दूसरों को रोनते हुए आगे नहीं जाते, तो उनका आफ्टर यहाँ भी और वहाँ भी हमेशा बेहतरीन होता है। सो हम सब अपने आफ्टर के लिए काम करें। मैं ये भी कहूँगी कि ज़ाहिर है अल्लाह के पास जाना है, तो अगर आप अगर फॉलो करते हैं और रिलीजियस भी हैं, तो साथ साथ आप दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो आप अपने आफ्टर से आफ्टर को भी मद्देनज़र रख के चल रहे हैं, यानी दीन और दुनिया दोनों को। तो आज हमारे शो पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस तस्वीर को देखने से ये दिमाग में कॉन्सेप्ट हमारे आया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिफ़ोर ऐसा हेयर कट था, उसके बाद ऐसा हेयर डाई करा के ऐसी शक्ल हो गई। बिफ़ोर आप दुबले थे, उसके बाद आप आफ्टर आपने अपने आप को मोटापा चढ़ा लिया, और फिर आप बिफ़ोर वाली तस्वीरें अपने फैमिली को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, देखो मेरी कभी कमर इतनी पतली भी थी। तो किसी के साथ आफ्टर कुछ बुरा होता है और किसी के साथ आफ्टर कुछ बहुत अच्छा होता है। ये तो मैं बात कर रही हूँ फ़िज़िकल अपीयरेंसेस की। आप अपने घर को भी अगर देखेंगे, जब आप मतलब लाइक बिफ़ोर की बात करेंगे, अपने अम्मा अब्बा के घर में एक सर्टेन इलाके में रहते हैं, सिंपल घर होता है, वही सहन, वही दरो दीवार, वही रंग। लेकिन जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आती है, आप बेहतर से बेहतर की तलाश में जाते हैं, बेहतर इलाके में घर लेने की कोशिश करते हैं अपनी कमाई से, फिर उसको रेनोवेट करते हैं। अगर छोटा सा भी होता है तो उसको अपने एस्थेटिक से और अपने अवेयरनेस से आप उसको इतना प्यारा सेट करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि यार बिफ़ोर हमें अकल क्यों नहीं आई, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम इसको वैसे भी कर सकते थे। फिर बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं। मेरी ज़िंदगी की पहली गाड़ी थी, क्या कहते हैं उसे, ऑल्टो। हाँ, जो मैंने अपनी कमाई से ली थी और बैंक की किस्तें अदा करके वो मैंने आखिर वक्त तक बेची नहीं, वो रही मेरे पास यहाँ तक कि वो खड़ी हो गई। मतलब कि उसके इंजन विंजन में प्रॉब्लम, और वो बस ऐसा था मेरा कि जैसे नहीं पुरानी मेमोरी होती है। तो फिर किसी ने वो मुझसे ख़रीदने की कोशिश की और उनको बहुत ज़रूरत थी इसकी, उन्होंने उस गाड़ी को लिया। ऑब्वियसली ज़ाहिर है मैंने बिल्कुल ही औने पौने बेचा, क्योंकि जिनको ज़रूरत थी मुझे लगा कि यही सही जगह है जहाँ मैं अपनी गाड़ी दूँ, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत थी तो ये गाड़ी मुझे मिली थी, तो मेरी उससे इमोशनल कनेक्शन थी। तो जब मैंने उनको दिया तो उन्होंने मुझे तो ज़ाहिर है कम पैसे दिए, लेकिन उस गाड़ी पे ज़्यादा पैसे लगा के उस गाड़ी को क्या कहते हैं, कौन सा लिफ्ट कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं या पता नहीं अपलिफ्ट कहते हैं, मुझे नहीं पता गाड़ियों के नाम, गलत बोल दूंगी खामखाई में वायरल हो जाएगा। तो बस गाड़ी का उन्होंने मॉडर्न करके और उसमें अलग अलग चीज़ें लगा के उसकी शक्ल ही बदल दी, इंजन चेंज करा दिया, समझे मुझसे खाली ढांचा उसका ख़रीदा, और इतने अच्छे से अब वो उस गाड़ी को चला रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर। आज का शो बिफ़ोर एंड आफ्टर पे मबनी है। आज के शो में आपको बहुत सारी चीज़ें अंडर वन रूफ देखने को मिलेंगी। फिज़िकल अपीयरेंस बिफ़ोर एंड आफ्टर, घर की सेटअप, घर की रेनोवेशन बिफ़ोर एंड आफ्टर, गाड़ी बिफ़ोर एंड आफ्टर, चेहरा, दांत वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम आज आपको दिखाने वाले हैं और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बिफ़ोर ऐसे तो आफ्टर ऐसे भी हो सकता है। हम बेहतर आफ्टर की बात करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारे साथ रहिए। झूम के हाँ गोल गोल घूम के।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बिफोर एंड आफ्टर शुरू करते हैं हम फेस फीचर्स से। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि बिफोर जो है मेरी नाक ऐसी थी या मेरी आँख ऐसी थी या मैं मेकअप ऐसा करती थी या मेरे फेस कट ऐसा था या मेरे बाल ऐसे थे। एक ऐसी चीज़ है जहाँ अभी तक एक आम इंसान पहुँच नहीं पाया कि आप अगर बचपन में देखेंगे जब आपके दांत नहीं होते तो आप कैसी आपकी शक्ल होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत टूटते हैं, दूध के दांत जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं और उन दांतों की वजह से आपकी शक्ल में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। फिर आप बड़े होते हैं और आप देखते हैं कि आपके दांत ऐसे हैं और बड़े होते हैं, फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपके दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। सो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी बत्तीसी आपके दांतों की वजह से नुमाया होती है। मैं आज उस बात पे डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि फैशन में बोटॉक्स और फिलर्स और नोज शेप करना, बहुत सारी और ज़्यादा फीचर्स को चेंज करने का ट्रेंड तो है, लेकिन ये लोगों को, आम लोगों को नहीं पता कि दांतों को बेहतर बनाने से, दांतों को तब्दील करने से, कॉस्मेटिक सर्जरी से भी आपका बिफोर एंड आफ्टर आपको ड्रास्टिक चेंज दे सकता है। सो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं सेलिब्रिटी सर्जन डॉक्टर फराज नवाज इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप कैसी हैं भाभी? मैं तो ठीक ठाक। अब जाहिर है आपको सबको पता है कि हमारा वो रिश्ता देवर भाभी का तो है, और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी आपके लिए फराज कि शुरू में ना यासिर मुझे कहता था कि फराज के हाथ में बड़ी शिफा है, बड़ी शिफा है। मैंने कहा अच्छा शायद भाई है इसलिए कह रहा है। लेकिन जब एक दफ़ा मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करूँ, मैं अमेरिका जा रही थी और मेरी अक्ल दाढ़ एकदम ना उसका पेन शुरू हुआ। हाँ, मुझे अक्ल देर से ही आई थी, तो मैं फराज के पास आई डरते डरते कि मेरी फ़्लाइट है, मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी वो पेन। फराज ने कहा भाभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। और फराज ने मेरा दाढ़ निकाली, मुझे नहीं पता चला, मेरा ट्रैवल इतने सुकून से गुजरा। तो वो जो वर्ड मेरे कान में यासिर के आते थे ना कि मेरे भाई के हाथ में बहुत शिफा है, और जाहिर है आप अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप फराज? आप कैसी हैं भाभी? ठीक बस ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। फराज आप अपनी स्पेशलिटी बताएं, क्योंकि हर डॉक्टर का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, एक स्पेशलिटी होती है। तो फराज की क्या स्पेशलिटी? पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि मैं HOD हूँ सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल में। अच्छा। जो कि यहाँ से बहुत करीबी है, वहाँ का मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डेंटल सेक्शन का। अच्छा। उसके अलावा मेरी प्राइवेट सेटअप है एज यू नो तारिक रोड पे। जी जी। डील मैं सी ऑर्थो करता हूँ, उसके अलावा कॉस्मेटिक से रिलेटेड और इम्प्लांट। अच्छा। इन चीज़ों पे मुझे अबूर हासिल है माशाल्लाह। और मैं बहुत से लोगों का ट्रीटमेंट, और ख़ास तौर पे आपके मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका काफ़ी, जिनके हसीन दांत है वो इधर ही आए हैं। यस। तो फराज मुझे ये बताएं आप कि एक वो होता है ना कि कभी कोई चीज़ इन होती है, कभी कोई चीज़ इन होती है। आजकल क्या चीज़ इन है सबसे ज़्यादा? देखें, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं आप इनसे बच सकते हैं अगर पेरेंट्स, हमारे यहाँ पे रूटीन साल में 2 दफ़ा डेंटल सर्जन के पास जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। अगर बच्चा 9 साल से लेके 15 साल तक, अगर फीमेल है तो 13 साल, या 15 साल तक, यानी बॉय है तो 15 साल तक, अगर वो डेंटल सर्जन के पास जाते हैं तो हड्डी में तब्दीली की जा सकती है। बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, एक पिक्चर भी है मैंने उठाई है, अगर वो दिखाएं, कुछ बच्चों का जॉ फॉरवर्ड होता है, यानी कि वो इनहेरिटेड भी होता है, जॉ फॉरवर्ड होता है। ये वाली पिक्चर, ये वाली, ये आप इधर भी देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे सामने। ये मैंने रेफरेंस के लिए उठाई है ताकि मैं दिखा सकूं। अगर ये पेशेंट, अगर इसके पेरेंट्स जो है बचपन में इसको राइट टाइम पे डेंटल सर्जन के पास लेके जाते हैं तो वो कुछ अप्लाइंसेस, ऐसे फंक्शनल अप्लाइंसेस होते हैं जिससे मैंडिबल की ग्रोथ रोक दी जा सकती है। मैंडिबल ये चिन जबड़ा, जो ये निकला हुआ है बाहर, ये चिन है ना, तो ये बाहर। देखिए कितना ड्रास्टिक चेंज आया है तो शक्ल में। ये बाद में हुई है सर्जरी? ये क्या होता क्या है कि इनिशियली अगर आप 15 साल की उम्र तक डेंटल सर्जन के, अगर बॉय है तो 15 साल की उम्र से पहले तक पहुंच जाता है तो अप्लायंस बनता है, हड्डी रोकी जा सकती है, ये ग्रोथ नहीं होती। बाज़ों का जबड़े की हड्डी, ऊपर की हड्डी बाहर की तरफ होती है, निचले की जबड़े की हड्डी छोटी भी होती है। अच्छा। तो अगर हड्डी में तब्दीली चाहिए आपको, कैसे तो पता चलेगा मामा? हाँ, ये वो एक कंसल्टेंट ही बता ये तो सकता जीन्स है। भी होती है, अम्मी की शक्ल ऐसी थी तो उस पे चले गए हम। नहीं, वो करेक्ट की जा सकती है। अच्छा। अगर राइट टाइम पे, क्योंकि
दांतों का सीधा करना आपके पास 80 साल की उम्र तक, अगर आपकी मसूड़ों की कंडीशन अच्छी है अच्छा। तो दांत सीधे करना आप 80 साल की उम्र भी कर सकते हैं। हाँ। हड्डी सीधी करने का टाइम पीरियड सिर्फ 9 साल से लेके 15 साल तक के अच्छा, दरमियान। अब जैसे एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि दांत जो बाहर आ जाते हैं, चूसनी निकाल दो, बच्चे के मुंह में उंगली ना दो, अगर वो ना उंगली ले, अंगूठा लेते ना, तो वो दांत बाहर नहीं आते। मेरे बच्चे जो थे उन्होंने ना चूसनी ली है ना अंगूठा लिया, लेकिन उनके दांत बाहर आए और टेढ़े मेढ़े हुए। शुक्र है फराज ने सीधे कर दिए तो उनकी शक्लें सुधर गई। माशाल्लाह। देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चों की कुछ हैबिट्स होती हैं जो पेरेंट्स चेक करते हैं। पहले तो मैं मना ही करूंगा फादर्स को। नॉर्मली जो फादर्स घर में बैठ के बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, तो बच्चे उनको देख के पेंसिल मुंह में लेना शुरू करते हैं इनिशियली। तो पेंसिल से भी दांतों में और हड्डी में जो है ना एबनॉर्मलिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी किस्म की हैबिट अगर बच्चे में आप देखें, वो अंगूठा चूस रहा है, वो पेंसिल मुंह में बाइट कर रहा है, या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, खास तौर पे माएँ ऐसी भी करती हैं कि जो फीडर होती है वो लॉन्ग टर्म दे देती हैं बच्चों को। रात को बच्चा वैसे ही फीडर लेके सो जाता है तो भी डेंटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है और स्केलेटल एबनॉर्मलिटी हो जाती है। तो ये बहुत ख्याल रखें कि एक सर्टन एज तक ये फर्क पड़ता है दांतों? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। ये तो उसके लिए हैबिट ब्रेकर्स आते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक लतीफ़ा, जैसे ही जो दानिश ने आपको बताया था, उसमें भी एक आप लोगों फराज हो और लतीफ़ा ना हो। एक मेरे पास डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि मैं HOD हूँ इधर सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मेरे पास एक खातून आई जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट थी। उसके बच्चे की आदत थी अंगूठा चूसने की। अच्छा। तो मुझे वो आके कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा है ना, ये मुंह में अंगूठा डालता है और बड़ी बुरी आदत है इसकी। तो मैंने उसको बताया कि भाई पहले तो उसको आप कोशिश करें कि वैसे ही छोड़ दें, और फिर वरना एक अप्लाइंस बनता है, उसकी कीमत तकरीबन इतनी अमाउंट है। तो बोला हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम कोई अप्लाइंस वगैरह लगा, हैबिट ब्रेकर जिसको कहते हैं, वो हैबिट को ब्रेक करता है। डेंटल सर्जन्स देते हैं, उनके पास से लेना होता है। डेंटल सर्जन्स देते हैं। अच्छा। वो हैबिट नाप लेके उस साइज का बना के देते हैं, ताकि वो बच्चा अंगूठा मुंह में लेता है तो उसको वो टेस्ट नहीं आता। तो वो अंगूठा नहीं लेता, वो अप्लायंस लगी होती है, अप्लायंस लगी हुई होती है, तो हैबिट ब्रेकर के तौर पे वो यूज होती है। अब उसने, मैंने कुछ महीने के बाद वो खातून आई तो मैंने देखा कि बच्चा है ना कोने पे अपनी जो शॉर्ट है यूं पकड़ के खड़ा हुआ है, और बिल्कुल हाथ मुंह में नहीं है। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ। शॉर्ट में पकड़ा। तो मैंने बोला ये आपने कैसे इसकी आदत छुड़ाई? तो कह रहे डॉक्टर साहब हम तो गरीब लोग हैं, इसकी जो शॉर्ट जो निक्कर पहनी हुई है ना, इसका मैंने इलास्टिक तोड़ दिया, वो पकड़ा रहता है, उसका मुंह यहाँ जाता ही नहीं हाथ। तो कोशिश तो ये करें कि सख्ती करके किसी तरीके से वो हैबिट को ब्रेक करें। या बाज़ औक़ात कुछ ऐसे नेल्स आते हैं जो ऐसे फ्लेवर्ड आते हैं जो बच्चा मुंह में लेता है और वो निकाल देता है, मगर उसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात बच्चा समझ भी जाता है और वो खुद वॉश करके उसको फिर यूज़ कर लेता है। तो पहले तो कोशिश करें कि उसकी काउंसलिंग करके। अब अगर फर्ज करें दांत आपके बच्चे के हैं बाहर निकले हुए, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, या तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो कहते हैं कि सही हो जाएंगे। हम तो बचपन में भी जो बच्चों को मालिश करते हैं तो ये यूं करके दबाते हैं, वो क्यों दबाते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया ना, अब तो रिसर्च तो बहुत बाद में हुई है। इसका मतलब हमारे जो फोरफादर्स जो बड़े थे, उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पे जो कहते थे कि नाक को बिठाना वाकई में फ़र्क पड़ता है, जॉ को प्रेस करना वाकई में फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया 9 साल से लेके 15 साल की उम्र तक जिस तरीके से बोन में चेंजेस आती हैं जो कि बाद में नहीं आती। और जैसे मैंने अभी जो तस्वीर दिखाई, अब इसका ये जो मैंने रेफरेंस के लिए उठाई थी तस्वीर, जैसे ये कंडीशन थी, अब बाद में जब वो एज निकल गई 15 साल वाली, अगर 15 साल वाली एज निकल गई तो एक सर्जरी होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोगेनेटिक सर्जरी। उसमें जबड़ा काटा जाता है और जबड़े को आगे पीछे, और बहुत बड़ी सर्जरी है। उसमें पेशेंट जो है ना काफ़ी महीनों तक लिक्विड पे रहता है, वो कोई चीज़ खा नहीं सकता, एक बहुत, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव सर्जरी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप महसूस बचपन से ही शुरू कर देते हैं कि मेरे बच्चे की हड्डी ये थोड़ी सी बाहर की तरफ मुझे लग रही है, पेरेंट्स को पता लगना शुरू हो जाता है। तो जिस तरीके से फ्लैट फुट होता है, अगर आपको बहुत छोटी उम्र में वो शू बना दें तो उसका फ्लैट फुट खत्म हो सकता है, सही हो सकता है। इसी तरीके से जबड़े में आप तब्दीली देखेंगे, जबड़े की आपके पास एक लिमिटेड एज है। जिनके दांत बाहर हैं, कितने साल में उन बच्चों को आपके पास आना चाहिए ब्रेसेस वगैरह लगवाने? देखिए, मैंने कहा था कंसल्ट तो अब बचपन से ही आना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को साथ लेके, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है, दूध का दांत है तो निकाल दो, विच आई नेवर डू इट। मैं दूध के दांत को कभी भी नहीं निकालता। मैं उसमें बड़ी मेहनत करता हूँ। पेशेंट जो मेरे हैं वो अंडरस्टैंड करते होंगे,
मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी फिलिंग्स करूँ पल्पेक्टमी यानी बड़ों की जैसे रूट कैनाल होती है, बच्चों की पल्पोटॉमी या पल्पेक्टमी होती है जो बाकायदा नसों का इलाज होता है। अच्छा। वो करके बच्चों के दांतों को मैं बचाता हूँ, क्योंकि नेचुरली ये होता है कि दांत अपने वक्त पे निकलना चाहिए ताकि टेढ़े मेढ़े ना हो। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि आप बचपन में या बिफोर आप ऐसी थी आपकी शक्ल सूरत, आफ्टर ग्रूम हो गए, पैसा आ जाता है तो खूबसूरती आ जाती है, तो पैसा आता है तो दांतों में कैसे चेंज ला सकते हैं? मतलब बहुत सारे लोग और बेहतर शक्लों के हुए हैं दांतों के बदलाव से। सो उसके लिए क्या क्या बदलाव आपके पास टेक्निकली अवेलेबल हैं? देखिए, इसमें 2-3 स्टेप्स होते हैं जो बेस्ट नॉर्मल है, जो सेलिब्रिटीज हैं, आप जैसे एक सेलिब्रिटी हैं, यासिर सेलिब्रिटी है, बता दें भाई आपने मेरे दांतों पे क्या किया? ये मैं आपको बताऊंगा, मुझसे लोग पूछते हैं, आज मैं ये सीक्रेट प्रोग्राम के एंड में ये रिवील करेंगे, ये बता दूंगा भाभी, चाहे हमारे रिलेशन खराब हो जाए, आज मैं ये बताऊंगा कि मैंने भाभी के दांतों में क्या काम किया है। लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि आपने भाभी के दांतों में क्या किया, और मैं ये नाराज हो जाएंगी, मुझे पता है मुझसे, मगर मैं बताऊंगा जरूर सबको कि मैंने क्या किया है। मैं तो खुल के हंस क्यों सकती हूँ? हाँ, ये वैसे शादी से पहले भी मैं खुल के हंसती थी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके स्टेजेस होते हैं। अगर एक कॉमन आदमी है तो उसमें ब्रेसेस भी लगाए जाते हैं। आजकल इनविजिलाइन ब्रेसेस भी आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, नजर नहीं आते और रिमूवेबल होते हैं। अच्छा। और इंतहाई कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा। वो तकरीबन 2 साल तक की उम्र में तक लगते हैं, यानी कि वो किसी भी एज में, लेट एज में लग सकते हैं। 12 साल के बाद आप उसको 2 साल के लिए इनविजिबल होते हैं। आपको पार्टी में जाना है, 12 साल के बाद आप 50 साल में भी आपको अकल आई कि आपके दांत 80 साल की उम्र में अगर आपकी पेरोडोंटल कंडीशन अच्छी है, हड्डी की कंडीशन अच्छी है, तो आप 80 साल की उम्र में भी ब्रेसेस तो लगा सकते हैं। अच्छा। हड्डी को करेक्ट करने में सिर्फ 15 साल की उम्र, एक मैंने आपको ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब उसमें ब्रेसेस भी आ गए जो नॉर्मल लोगों को हम बताते हैं, या इनविजिलाइन या इनविजिबल ब्रेसेस अलाइनर्स होते हैं। वो क्या सर्जरी है जो पूरे आपके दांतों को घिस के एक पूरा अलग जबड़ा बनता है? आपको जी माधुरी स्माइल चाहिए, आपको फलाने सेलिब्रिटी दांत चाहिए, वो क्या होता है? मैं आपको ये बता दूं, इंडिया में तकरीबन 90% लोगों ने और ऑलमोस्ट 90% पाकिस्तान में, और 90% जो पाकिस्तान में तो मैंने ही की है, जिन लोगों की है 90% मैंने ही सेलिब्रिटीज का ये ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये होता है कि या तो वीनियर्स लगाए जाते हैं या क्राउनिंग की जाती है, क्योंकि इनके पास टाइम पीरियड, इसको क्राउनिंग कहते हैं, इसमें जो पूरा नया जबड़ा लगता है। वीनियर्स या क्राउनिंग एंटीरियर के 10 यूनिट पे, या कुछ लोग हमारे पास तो पिक्चर है कि हम बिफोर एंड आफ्टर दिखा सकें ताकि लोगों को समझ आए कि बेसिकली ये है। एक पिक्चर मैंने उठाई है अब, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सेलिब्रिटीज को ट्रीट करता हूं, तो मैं एक प्रोफेशनली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनकी मैं तस्वीरें बनाऊं। बिल्कुल। मगर मैंने कुछ रेफरेंस के लिए एक तस्वीर आप अगर दिखाएं उसमें कुछ पेशेंट्स को ये भी इशू रहता है। ये तो फनी, मैंने वो हमारे बहुत अच्छे साकिब समीर हैं, वो पीछे वाली तस्वीर, पीछे वाली जो तस्वीर थी वो तो किसी कैरेक्टर के लिए उन्होंने ड्रामा कर रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए ये मैंने बनाई थी। तो एक दफा आपने हिना दल फजीर के लिए बनाई थी, हमारा ड्रामा था। हाँ, उसके लिए बनाया, हमारा कोई लॉन्ग प्ले था, हमारी प्रोडक्शन थी। अच्छा, तो ये जो है बिफोर नहीं, वो बिफोर एंड आफ्टर वाली दिखा रहे हैं। हाँ, पीछे वाली ये मेरे केसेस हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये दांत बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। इनमें क्या स्पेसेस थे बहुत ज्यादा। अच्छा। और कुछ लोगों के बहुत दांत चौड़े थे, कुछ के अब जैसे ये कंडीशन आप देख रहे हैं, ये मैंने रेफरेंस के तौर पे ये क्या है फराज, क्या अब देखिए इसमें क्या इशू है। इसमें ऑलरेडी ऊपर क्राउन्स लगे हुए हैं, मगर इस कुछ पेशेंट्स की मसूड़ों वाली स्माइल होती है, जिसको हम कहते हैं गमी स्माइल्स। अच्छा। इसमें जंजीवोप्लास्टी होती है, किसी सेलिब्रिटी की बता सकते हैं गमी स्माइल? है, किया मैंने गमी स्माइल की एक सेलिब्रिटी की, मगर मैं कैसे नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं ले, मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसकी गमी स्माइल है, आपने जिसके ऊपर काम नहीं किया, कोई इंडियन, कोई पाकिस्तानी, कोई भी ऐसी सेलिब्रिटी, ताकि हमें पता चल सके कि गमी स्माइल कैसी होती है, हमें कैसे पता चले? ऐसी काफी लोग हैं जिनकी गमी स्माइल है। एक तो मुझे वो लगते हैं, तो वो नाराज ना हो जाए, मेरा ख्याल है शायद मैं नाम नहीं लूंगा, दैट्स नहीं, इसमें गमी स्माइल होना कोई बुरी बात थोड़ी है। कोई बॉलीवुड की तो मसूड़े नजर आते हैं, हंसते तो मसूड़े नजर आते हैं। कौन सेलिब्रिटी है कुछ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल जो हैं, बिलाल अशरफ, ये जो नहीं, बिलाल अब्बास, कौन से हैं बिलाल अब्बास अभी जिनका ड्रामा मुर्शिद, मुझे लगता है
हाँ। उनकी मुझे लगता है कि वो बहुत कॉन्शियस स्माइल करते हैं। मुझे पता नहीं है, हाँ। मुझे पता नहीं है क्योंकि वो स्माइल बड़ा कॉन्शियस होके करते हैं। अच्छा। और मैंने बोला था कि एक वक्त आएगा कि मैं इनका ट्रीटमेंट करूंगा क्योंकि वो बड़ा कॉन्शियस होके स्माइल करते हैं। हाँ। उनके मुझे ऐसी लगती है कि उनकी गमी स्माइल है, हाँ। तो वो करेक्ट की जा सकती है। अब जैसे ये तस्वीर में आप देखें ना, इसमें के मसूड़ा हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो जॉ लाइन देखें ऊपर नीचे कैसी जा रही है। हाँ। जब नीचे उसका ट्रीटमेंट अच्छा, हो गया, खूबसूरती की क्या अलामत है कि ये मसूड़े नजर नहीं आने देखें चाहिए? नहीं, basically? मसूड़े नजर नहीं आने चाहिए। एक उसमें क्या, अब जैसे आपके जो है ना जो नीचे के दांतों पे आपका ऊपर के दांत तकरीबन 2 mm नीचे तक हों, अच्छा, ठीक है, ये कंप्लीट कवर ना हो। क्योंकि देखिए ना, एक जमाने में खूबसूरती की अलामत पतले होंठ होते थे, ये Yes. नरगिस शरगिस के सब जब थे। फिर एक जमाना आया मोटे होठ मोटे खूबसूरती होंठ, की yes. निशानी हो गया, अब हर कोई मोटे होठ करा रहा होता है। तो जमाने चेंज होते हैं। तो गमी स्माइल आप कहते हैं वो खत्म, लाइक जिसकी नहीं होती वो एक खूबसूरती की निशानी हाँ, है। गमी स्माइल खूबसूरती आधा दांत की- नजर आए हाँ, थोड़ा वो हंसते खूबसूरती हुए। की स्माइल वो हाँ। नहीं है। वो जिसके वो लंबे शार्क दांत हो- स्माइल टाइप की, वो मजे वाली स्माइल नहीं जिसके होती। लंबे दांत हो, मगर क्या कहते मगर जिनकी भी गमी स्माइल्स हैं, हाँ। जिनकी भी गमी स्माइल हैं, वो बहुत कॉन्शियस होकर स्माइल करते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत, मैंने काफी लोगों के की गमी स्माइल करेक्ट की है, बाकायदा उनकी सर्जरी करके। उसकी कैसी correction होती हाँ, है? उसकी जंजीवोप्लास्टी होती है। वो कैसे, क्या है? मसूड़ों को काटा जाता है। अच्छा। फिर उसके ऊपर क्राउन या वीनियर्स किए जाते हैं, तो वो मार्जिन, वो गम्स जो है ना, वो बहुत थोड़ा ऊपर कर difference दिया आता जाता है। होगा शक्ल में तो। बहुत बड़ी तब्दीली आती है। हाँ। बहुत बड़ी तब्दीली आती है। मैंने एक सेलिब्रिटी की थी। अच्छा। अम, तो वो काफी बड़ी सर्जरी होती हाँ, है? नहीं नहीं, बहुत माइनर सी होती है। गम्स काटते हैं हाँ, आप? हल्के से गम्स की सर्जिकली भी होता है, लेजर के थ्रू भी हो जाता है। अच्छा। जंजीवोप्लास्टी करते हैं, उसमें मसूड़ों को काट के उस दांत थोड़े से लंबे कर देते, क्राउन कर देते, ओह। तो वो बिल्कुल लुक एंटायरली चेंज हो अच्छा, जाता ये है। मैं आपसे पूछना चाही थी, जो क्राउनिंग जिस बेसिकली कि हाँ। आपके दांत पूरे जो हम दिखाते हैं कि घिस देते हैं आपके अपने दांत, अगर बहुत टेढ़े मेढ़े और खराब है, जिसका सही होने का कोई चांस नहीं, और अब आपकी उम्र भी निकल गई है, तो आप उसको घिस कर और एक पत्ती सी पूरी बनती है, वो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? देखिए, दांत तो हर कंडीशन में सीधे हो जाते हैं, चाहे हाँ। कितने ही टेढ़े हो और किसी भी एज में हो, बशर्ते हिल ना हो रहा हो, अच्छा, वो किसी भी एज में लेकिन करेक्ट। वो जो प्रोसीजर उसका नाम क्या है? उसको देखिए, वैसे जैसे सही होते हैं उसको कहते हैं ब्रेसेस, अच्छा, या फिर क्राउनिंग की जाती है, अच्छा। या फिर वीनियर्स लगाए जाते हैं। इस तरीके से वो करेक्शन की जाती है। तो क्या बिल्कुल शक्ल चेंज हो जाती है बिल्कुल इंटायरली लुक बदल जाता है आपके दांतों असल में? हाँ। जैसे किसी के दांतों में गैप्स हैं या वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, चेंज करके एक और नई विद इन 10 डेज आपको जो है ना, रिजल्ट एकदम इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। वो आउट क्लास, बहुत हसीन लड़कियां लगती हैं बाद में। लड़के नहीं करा सकते? लड़के बहुत कराते हैं। अब तो फिर मेरा लड़कियों ख्याल का क्यों गैर है, है? अब जो है ना, जितने कॉन्शियस लड़कियां भी नहीं उतने लड़के हैं। हाँ, क्योंकि लड़के तो और इतना कुछ, अगर वो बेचारे होंठ मोटे कराए तो पकड़ में आएगा, दांत पे काम कराए तो पकड़ में नहीं आता। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये जो मैं होंठ मोटे और ये नाक की बात कर रही हूँ, इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। क्या चीज़ इन्हें, कैसी हर ज़माने की अपनी नाक और होंठ की खूबसूरती होती है, आजकल क्या हिट है ये जानते हैं हम एक और डॉक्टर से। खाली डॉक्टर्स नहीं हमारे पास भाई, घरों को चेंज करना, गाड़ियाँ चेंज करना, हेयर स्टाइल, बहुत सारे बिफोर एंड आफ्टर्स हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर अगर आप हमारे मॉर्निंग शो को भी देखें तो बहुत हमारे शो में भी चेंज नज़र आएगा, हर चीज़ को लेके हमारे कॉन्सेप्ट्स में भी, कंटेंट में भी चेंज नज़र आएगा। तो इंसान ग्रूम होता है और अपना बिफोर आपको अपने आफ्टर से थोड़ा बदतर ही लगता है। मैंने कहा ना, आप अपनी तस्वीरें छुपा रहे होते हैं। सो मेरे पास आज यहाँ दो और एक्सपर्ट्स हैं जो बिफोर एंड आफ्टर, आपका आफ्टर बेहतर करने के लिए स्पेशली मदऊ किए गए हैं। मेरे पास डॉक्टर फहाद मिर्ज़ा इस वक्त मौजूद हैं। एज एन एक्टर तो आप इनको जानते ही हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जन, स्कल्प्टर एंड सीकर। और क्योंकि मैं इनके साथ फेसबुक पे ऐड हूँ, तो ये जो काम कर रहे होते हैं उसकी नॉलेज मुझे हो जाती है और मैं वाओ वाओ कर रही होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फहाद मिर्ज़ा, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम निदा, मैं बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह, थैंक यू। आपके शो पे आके हमेशा इतना अच्छा लगता है और आपसे कितना पुराना रिश्ता है। ओहो, जब आप बहुत छोटे से होते थे। मैं बहुत छोटा सा होता था, जैसे अभी जब कह आप रहे डॉक्टर भी नहीं बने। बट इट्स लाइक कमिंग होम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी निदा। सो डॉक्टर फहाद मिर्ज़ा के अलावा यहाँ मैंने बहुत अजीब सा काम किया है, सोफे पे दो ऐसे लोगों को बिठाकर, क्योंकि मेरी दूसरी गेस्ट है वो है मंतहा, डॉक्टर नहीं है वो,
मंतहा है, जो कि अगर मंतहा के बारे में कहूँगा, चीफ वेलनेस ऑफिसर ऑफ मंतहा लाइफस्टाइल एंड वेलनेस की CEO हैं, और इनकी अपनी लाइफ ऐसी है जो जाहिर है इस तरह हमें सबक मिलता है कि हम बच्चा पैदा करने के बाद ऐसे भी लग सकते हैं, जो कि हमारी ख़वातीन छोड़ देती हैं। तो मंतहा ज़ाहिर है डाइट के थ्रू आपकी बिफोर एंड आफ्टर को संवारती हैं, और ये अपने हाथों के थ्रू, अपनी सर्जरी के थ्रू। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लोग एक सोफे पे मौजूद हैं यहाँ। तो मैं फ़हद से शुरू करती हूँ। फ़हद, कुछ पिक्चर्स हैं जो बिफोर एंड आफ्टर हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। वैसे लोगों को थोड़ा सा पता भी है कि सर्जरी से या थोड़े बोटॉक्स और फिलर से आप अपने फीचर्स को इन्हांस कर सकते हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल हमें बड़ा लाइक आप रील्स देखते हैं इंस्टा पे, तो हमें बड़ा जानवी कपूर पहले ऐसी थी फिर ऐसी हो गई हैं। यस, और उन्होंने काफ़ी चेंजेस कराए, फिर रणवीर सिंह ऐसे थे तो वैसे हो ऐसे गए। हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रही कि मैं सबके भेद नहीं खोलना चाहती। और फिर वो भाई- माइंड भी करते भाई हैं। Exactly, भाई Yes, देखिए they do. निदा, एक्चुअली बात ये होती है कि अब इतने प्रिडिक्टेबल, सेफ और रिलायबल तरीके आ गए हैं हाँ। अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के, तो व्हाई नॉट। हाँ, यू नो, एजिंग ग्रेसफुली, लोग कहते हैं ओ आई वांट टू एज ग्रेसफुली। भाई एजिंग ग्रेसफुली का मतलब थोड़ी कि फोरहेड पे खड्डे पड़े हुए हैं, बिल्कुल स्किन लटकी हुई है, बाल बिल्कुल जा रहे हैं और कह रहे हैं हम एजिंग और ग्रेसफुली। लाफ लाइंस ऐसी हाँ, कि लाफ बस- लाइफ। भाई देखें, इंसान का जो जिस्म है और इंसान का जो चेहरा है, इस पूरे जहान में जितना हमें इल्म है, इट्स अ मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, बिकॉज अल्लाह की टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। इस जहान की पूरी दौलत मेरी स्किन का इतना सा टुकड़ा नहीं खरीद सकती, मुझे तो भूल जाए। इस जहान की पूरी टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग द वन जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगी हुई है, वो मेरी स्किन का इतना सा टुकड़ा नहीं बना सकती। इतना प्राइसलेस हूँ मैं। तो अगर ये बॉडी इस एग्जिस्टेंस में आपका ग्रेटेस्ट गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, बिकॉज इस बॉडी के ज़रिए आप इस ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जैक्टली। तो इस बॉडी के अंदर अगर नहीं इन्वेस्ट करोगे जालिम, तो फिर किस पे इन्वेस्ट करोगे भाई? गाड़ी, घर में तो तुम रहते हो, घर में तो बॉडी रहती है, इस बॉडी में आप रहते हैं। हाँ। लुक आफ्टर दिस बॉडी। और ये और मैं अलग नहीं है, हम एक ही हैं। हाँ। बिकॉज अगर हम किसी की बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जैसे मैं लाइपोस्कल्पचर करता हूँ, तो पहले बोलता हूँ कि भाई एक आइडियल वेट पे आओ, हाँ। और फिर हम तुम्हें वो बॉडी देंगे जो बॉडी तुम कभी भी नहीं ले सकते थे। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं बताने में बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरों के साथ। पहली पिक्चर दिखाएं, फिर हम उसके ऊपर तबसरा करेंगे। जी, हमारी पहली पिक्चर है। ये 2 अलग लोग हैं, ये एक ही है? अरे बाप रे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या क्या चेंज है? जरा तस्वीर लाओ जरा स्क्रीन पर। आई विल टेल यू। सो क्या देखिए, ये change जो आया है? लड़का था ना, हाँ। इसको है माइक्रोफॉर्म क्लेफ्ट। हाँ। ठीक है ना। माइक्रोफॉर्म क्लेफ्ट में क्या होता है कि एक तो इनका तालू अंदर से, इसका बज़ाहिर तालू कटा हुआ नहीं था, अंदर से मसल्स अलग थी, और इसकी नाक खराब हुई थी इसकी वजह से, और इसका अपर जॉ कमजोर था। पैदाइशी था मतलब? पैदाइशी था। अच्छा। लेकिन इसका मैंने फिर इसकी रिब से ग्राफ्ट लेके अपर जॉ को रिकंस्ट्रक्ट किया। रिब और मतलब फिर- पसली से आपने? हाँ, काट ले। इतनी बड़ी बात सुनने में लगता है, होता नहीं है। लेकिन और अगर तस्वीर इसकी देखें, हाँ। एंड देन मैंने इसकी नाक को अलाइन किया, और देखिए इसकी कैसे कैमरे में भी शक्ल, दिखाएं तस्वीर। कॉन्फिडेंस, आंखों की लुक चेंज हो गई है। कैन यू? तभी मैं कह रही हूँ, अगर लाइक आप- ये एक बंदा नहीं लग रहा। एग्जैक्टली। और ये अल्लाह ने हमें ये चेहरे में ये हुस्न है चेहरे सिर्फ का। नाक चेंज करने नहीं, से? अपर जॉ को भी मैंने अच्छा। अपर जॉ इसका देखिए कोलैप्स हुआ होगा, पिक्चर में देखें तो इसका अपर जॉ कोलैप्स हुआ है, तो मैंने इसका अपर जॉ भी ऑगमेंट किया, तो आगे ले आया इसका चेहरा। तो इसका अपर जॉ आगे लाने से आपने डॉक्टर बाल साहब भी भी अच्छे बात कर रहे बनवाए थे, अपर जॉ को तो कॉन्फिडेंस आ गया ना। फिर Then he पहले started being आप aware. पहले उसकी आंखों की लुक, उसका देखिए, ही इज गॉट डिजेक्टेड। हाँ। कोई उसको नहीं। अब देखिए कैसा उसकी आंखों की रोशनी देख लें आप, आंखों की अच्छा, look जॉ देख लाइन लें। वगैरह में सब में बहुत डिफरेंस आया है। जॉ लाइन तो खैर उस वेट उसने पुट ऑन किया होगा, बट जस्ट लुक एट द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द फेस, जो आईज, नोज, लिप्स वाला पोर्शन है, कि देखिए उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ पता गई है है। मुझे एक देखकर मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो आप कह रहे हैं तालुक का अंदर वो हाँ, था मसल, वो नहीं। तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसका गैप का अगर आप ज्यादा हुआ है, कम चलेगा हुआ है? कैमरा मेरे ऊपर लेके मैं समझाता हाँ। हूँ। मुझे बात मेरे के ऊपर ऊपर लेके कैमरा लाएं। सो इसका जब यहाँ पे अंदर तालू का मसला होता है, हाँ। तो यहाँ पे जो बोन होती है ना, वो सही डेवलप नहीं होती, अपर जॉ। तो ऊपर से आपका जॉ चपटा होता है अच्छा। और पीछे गया हुआ होता है। खूबसूरत चेहरों में नाक और ये आगे आ रहा होता है। अच्छा। आप समझ रही हैं? हाँ। तो इसका ये कोलैप्स था। अच्छा। तो मैंने इसकी रिब लेके इसकी अपर जॉ को
आगे ले आए आगे हैं। तो ले उससे आगे लाने से का चेहरा, अंग्रेज जो होते हैं उनका चेहरा आगे आया हुआ होता है, जो चाइनीज होते हैं उनका चेहरा फ्लैट होता है, आपने देखा है? हाँ, तो जब आप चेहरे को आगे ले आते हैं तो एकदम से वो कॉकेशियन ब्यूटी आने लगती है। अच्छा। आप समझिए, जैसे लड़के को देखे खड़े खड़े चेहरे, इसके खड़ा फीचर हो गया, हाँ, बिकॉज मैंने इसके अपर जॉ को ये चीज forward आगे move- होती है तो ये चीज फिर पीछे चले जाती है, जो हम कहते हैं ना तो खिंचा हुआ। तो पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो सो नाक को मैंने इसका बिल्कुल अलाइन किया, बिल्कुल अगर आप देखें नाक बिल्कुल फ्लैट, ब्रैड पिट जैसी नाक लग रही है मुझे इसकी। एंड देन मैं फहद की बात को सेकंड करूंगा, बहुत अच्छी सर्जरी की है, मैंने देखूंगा, मैं ऐसे केसेस देखते रहते हैं। होता ही कि इनिशियली जब ये बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, ये कटे हुए तालू के साथ या कटे हुए होंठ के साथ, खास तौर पे नॉर्मली कहा यह जाता है कि इंटर मैरिजेस जो बहुत चल रही होती हैं उसमें ऐसे केसेस होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो रोल होता है ना, वो एक डेंटल सर्जन का होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोस्थोडोंटिस्ट। वो एक ऑब्चुरेटर बनाता है। अब तो फीडर कुछ इस टाइप के आ गए हैं कि वो भी यूज़ किए जाते हैं। वो तालू पे एक प्लास्टिक की एक वो प्लेट बना देता है ताकि बच्चा फीड उसको मिल्क को फीडर आराम से यूज कर सके या फीड आराम से कर सके। अच्छा। फिर आस्ते आस्ते फिर आगे जाके फिर जिस तरीके से फहद ने ये बताया सर्जरी, शुरू में ये होता है, फिर अब तो फीडर्स भी कुछ ऐसे आ गए हैं जो बड़े बच्चे यूज वो होता है ना कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसके तालू में ये है, कटा हुआ तालू ही कटा द मैजिक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैजिक ये है कि इंसान का चेहरा इतनी ज़बरदस्त वर्क ऑफ आर्ट है कि छोटे छोटे चेंजेस से पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब जैसे अगर हम नेक्स्ट पिक्चर फॉर पे एग्जाम्पल मेकअप 1 मिलीमीटर से पतली फिल्म होती है और पूरा चेहरा बदल देती है। यस यस जैसे अब इस लड़की को देखें, दिखाएं जरा अब ये लड़की एक 48 साल की पठान लड़की है, नीचे ये 20 साल की रशियन लग रही है। यस और नो? अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सर्जरी से खाली 7 दिन बाद है, तो इसकी अभी ब्रूजिंग हुई हुई है। पर अगर आप इसको देखें, इसके नहीं, मैंने इसमें से बिफोर ऊपर वाली है, ऊपर वाली है और ठीक नीचे है। वाली आप, इसकी आंखों का रंग ही देखे मुख्तलिफ हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या क्या हुआ है इसके? इसमें- स्वेलिंग हुई थी, पपोटे थे इसकी आंखों के नहीं नीचे, नहीं क्या नहीं, थे? इसका मैंने 2 चीजें करी है। इसकी एक अच्छा। तो मैंने ब्राउ लिफ्ट करी है, एज के साथ थोड़ी ब्राउ नीचे गिर जाती है। और तो वो कैसे होती है? वो यहाँ पे टांके वांके लगते हैं? मैं बताता हूँ। और दूसरा, इसके मैंने टेम्पल के अंदर फैट ग्राफ्ट किया है। तो अगर आप ऊपर वाली तस्वीर देखें तो इसका जो टेम्पल वाला टेम्पल यानी ये पेशानी, हाँ कनपट्टियाँ। बिल्कुल पिचकी हुई है इसकी, देखें बिल्कुल पिचकी हुई है। दूसरी पिक्चर में आप देखें कैसी वाइड हो गई, तो वाइड होने से आंखें कैसी फ्रेम हो यंगर गई। लग रही है। एग्जैक्टली, तो प्रोपोर्शन ही से तो यूथ आती है। हाँ। एज में क्या होता है? तो ये कैसे होता है कि जैसे तो ये हमने लिफ्ट हुई, फैट ग्राफ्ट, एक तो मैंने ब्राउ को लिफ्ट किया, ठीक है, बिकॉज, और दूसरा मैंने फैट ग्राफ्ट किया, तो उससे ये चौड़ा हो गया। जब Okay. क्योंकि जवान चेहरे ऊपर से चौड़े नीचे से पतले होते हैं, अच्छा एज चेहरे ऊपर से पतले नीचे से चौड़े हो जाते हैं। हाँ। So, जब आप जवान प्रोपोर्शंस रिस्टोर कर दें तो यूथ आ जाती है। आप समझ रही हैं? जी, जी, इट्स जी। जस्ट प्रोपोर्शन यू फिक्स। अब इसके आपके सामने की आंखों की रोशनी चेंज हो गई इसकी। हाँ। आप देखें, लुक एट हर, वो जो यंगर लुक आ रही है, 20 साल की रशियन लग रही है ये। काम करे जी। सो ब्यूटी जैट्स, मुझे इसीलिए चेहरे पे काम करना और बॉडी में काम करना मजा लगता है, बिकॉज एक तो सबसे अजीम आर्टिस्ट का काम है और छोटे छोटे चेंजेस से आपके सामने मैजिक हो जाता है। बहुत अब जैसे लाइव ये नेक्स्ट वाली पिक्चर दिखाएं। इस पेशेंट को देखें। अब ये बहुत ही एक इस बेचारी का काफ़ी 7 सर्जरी पहले हो चुकी थी। ये क्लेफ्ट वही तालू था और कटा हुआ होठ था और उसकी वजह से नाक खराब हो जाती है, और 7 सर्जरी पहले थी। तो इसकी भी मैंने रिब ग्राफ्ट लेके, इसका भी अपर जॉ देखे, इसका भी अपर जॉ आगे आया तो कैसे चेहरे की लुक चेंज हो गई। जो थोड़ा सा मुंह टेढ़ा फील हो रहा था भाई अब देखे ना कितना, एक तो नंबर 1 नॉर्मल 100% तो नहीं बना सकते, बिकॉज नॉर्मल कौन बनाता है? अल्लाह ताला का है। वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, वो तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे पास। हाँ, exactly। तो बस, लेकिन आप देखें कि कितनी इसकी लुक, इसकी फिर आंखों में खुशी, कॉन्फिडेंस सब फहद आपको देखें। बता रहे हैं तो हमें पता लग रहा है। अगर एक लेमैन ऐसे ही देखे तो हाँ, तो वो पता ही ना लगे। नहीं पता लगे। और मैं आपको बताऊं, मेरा यही मानना है कि ब्यूटी सिर्फ नेचुरल लगने में, अगर किसी ने आपसे बोल दिया ना कि आपने लिप फिलर कराया, इसका मतलब मैं फेल हो गया। आपका काम इतना नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि हुस्न सिर्फ नेचुरल में, कि किसी को पता ही ना चले कुछ हुआ है। और वो जो जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में कराया हो तो फिर वो पकड़ में नजर आता है। नहीं, वो पकड़ अगली तस्वीर दिखाएं। ये मुझे नाक की दिखानी अब थी। ये और राइनोप्लास्टी है, इसको देखें। अब ये इसको लड़का है, राइनोप्लास्टी कहते हैं। हाँ, हाँ, जो पहाड़ जैसी नाक होती है अब ये, अक्सर आप अब इसकी भी देखें लुक ट्रांसफॉर्म हो गई। हाँ। इसकी भी पूरा चेहरे की लुक चेंज होगा। अभी निकोलस केज लग रहा है दूसरी तस्वीर में। अच्छा आजकल फैशन में कौन सी नाक चल रही है भाई? एक तो जमाने में अच्छा, कभी अब इसके लिए कैमरा आ जाए मेरे ऊपर। अब चले देखें, भी फहद के ऊपर कैमरा देखें, जिस दिन हाँ आपकी अकल हाँ और आपकी सलाहियत अल्लाह मियाँ से नाउजुबिल्लाह ज़्यादा हो जाए,
उस दिन आप अपने हिसाब से नाक बनाइएगा। हाँ लेकिन जब तक आप अल्लाह के ताबे हैं ना, अल्लाह के रूल्स को फॉलो करें, बिकॉज जो इंसान का चेहरा बनाया ना अल्लाह ने बनाया है, बिल्कुल। और उस तक आपकी पहुंच ही नहीं है, तो उसने नाक बना दी है एजेस के लिए। तो अल्लाह के किए हुए काम को ऑब्जर्व करें, उसी को सीखें और दूसरे इंसान पे करके उसी को रिपीट करें। आपने सिर्फ अल्लाह के स्टाइल को सीखना है, कॉपी करना है और उसी को छापना है आपने। अल्लाह ने खूबसूरत नाकें बनाई हुई हैं, आपने सिर्फ देखना है कि अल्लाह ने कैसे काम किया है, उसको ऑब्जर्व करना है और उसी को मिमिक करना है। ये टर्किश वालों की तरह ऐसी नाकें नहीं बनानी, अल्लाह ऐसी नाकें नहीं बनाता है। ऐसी कोई तो वो जो वो सर्जरी कर रहे हैं वो लोग यूं नाक उठा रहे हैं ना सर्जरी एग्जैक्टली भाई, नेचुरल क्या है? नेचुरल अल्लाह का स्टाइल ऑफ वर्क है। नेचुरल इज अल्लाह आर्टिस्ट है ना भाई, और अल्लाह का स्टाइल ऑफ वर्क क्या है? नेचुरल। तो आपने सिर्फ उसके स्टाइल ऑफ वर्क को ऑब्जर्व करना है, उसके स्टाइल ऑफ वर्क को कॉपी करके दूसरे पे कर देना है। माइकल एंजेलो जो सबसे अजीम आर्टिस्ट था, वो क्या करता था? वो डेड बॉडीज को स्टडी करता था और फिर उसने इतने लाइफ लाइक स्कल्पचर्स बनाए। सो आप कोई नाक फैशन नहीं है, फैशन उसने बना दिया है। हाँ वो तो जिस दिन आप उससे अगर नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को समझे कि आगे हो जाए तो अलग बात है, फिर अपनी मर्जी से लेकिन करिएगा। जैसे कभी कभार ना कोई एक्ट्रेस बड़ी हिट हो जाती है और उसकी वजह से जो उसका फीचर होता है भाई वो वो कहते भी- हैं आज ये वाली आजकल ये वाले होंठ ये वाली नाक चल वो रही भी है। नेचुरल ही होती है ना जो अच्छी लगती है। अननेचुरल आप कोई नहीं उठा सकती, जो अननेचुरल और बहुत हिट हो गई है, बिल्कुल वो हमेशा फ्री की लगेगी। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर चेहरा अलग है, हर नाक अलग है। मैं नाक की जब सर्जरी करता हूँ तो मैं बहुत टाइम लेके करता हूँ, इसलिए कि भाई वो हर चेहरा अलग है, हर नाक अलग है। अच्छा नाक की सर्जरीज भी हो रही है? नाक वो कोई फिलर होते हैं, इंजेक्शन लगते फिलर हैं से भी इधर हम जिससे भी करते हैं, वो उससे बड़ा डिफरेंट। अच्छा हो जाता है। उसकी एक्चुअली तस्वीर इन्होंने मुझसे मांगी नहीं, मैं तस्वीर देता, वो भी मैजिक दोनों है। में क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये कि हर नाक नॉन सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है। अच्छा जो फिलर से नाकें होती हैं ना, वो जनरली छोटी नाकें होती हैं जिनमें हम्प होता है और वो बेहतर हो जाता है। ओके। बड़ी नाकों को छोटा बड़ी in नहीं the कर sense कि सकता। जिसकी मोटी नाक है, अगर जिसका मैं साफ हम्प बोलूं। है, बहुत बड़ी नाक है, उसको फिलर बिकॉज नॉन सर्जिकल राइनोप्लास्टी ऐड करता है। ओके अगर बड़ी नाक को छोटा करना है तो आप ऐड करके तो छोटा तो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। वो सर्जिकल होता है। सो हर कोई नॉन सर्जिकल का कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन नॉन सर्जिकल की भी बड़ी यूटिलिटी है, क्योंकि ये नाक सबसे अजीम आर्टिस्ट का काम है, सबसे अजीम इंजीनियर का काम है। तो मैं सर्जरी करके इसको खोल खाल दूं। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने अक्सर देखा है जब हमारी दादियाँ नानियाँ उनकी जवानी की तस्वीर देखो तो उनकी नाकें खड़ी होती हैं, जब हम उन्हें वैसे देख रहे होते हैं तो उनकी नाक फैल गई होती है। अब मैं बताता हूँ So वो क्यों होता वो है। क्या होता है एक सर्टेन एज के ये भी बाद? देखा है कि certain people have a line here Yes. and then it kind of like Yes, goes yes. bigger. वो सब इसलिए होता ये है क्यों होता है? हाँ, यहाँ कि से फिर देखें मोटी जो हो जाती है। इंसान का जो चेहरा है ना, इंसान की जो स्किन है ना, वो एक मास्क है, ठीक है? उस मास्क के अंदर चर्बी की और हड्डी की स्टफिंग भरी हुई है। फाउंडेशन जो है ना, चर्बी और हड्डी है। एज के साथ वो हड्डी का जो फाउंडेशन है वो घुलना शुरू हो जाता है, तो चेहरे का हो गया वो मास्क लटकना शुरू हो जाएगा। जब आप पतले होते हैं तो आपके कपड़े ढीले हो जाते हैं ना, उसी तरह जब अंदर से आपके चेहरे का मास्क कम हो रहा है तो आपकी स्किन लटक रही है। उसी तरह नाक जिस हड्डी के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है वो घुलना शुरू हो जाता है, ओके तो नाक क्या होएगी? वो बैठ नसना जाएगी। शुरू हो जाएगी। आपके यानी नथने cheeks- मोटी हो जाती है। हाँ, इसलिए कि वो जो आपका, अगर कभी आपने एक स्केलेटन की तस्वीर देखी हो तो यहाँ पे एक छेद होता है ना नाक का, उसके बाद में हड्डी होती है, वो साइड की हड्डी घुलने लगती है और छेद फैलने लगता है। सो इसीलिए नाक की जब सपोर्ट खत्म हो गई, ओके आप कीचड़ पे तो नहीं खड़ी हो सकती ना, धंसने लगती हैं। उसी तरह जब हड्डी जाने लगती है तो नाक धंसने लगती है। जवानी में चीक्स हाई होते हैं, बुढ़ापे में चीक्स फ्लैट होने लगते हैं, बिकॉज हड्डी घुलना शुरू हो जाती है। अब कुछ जैसे- चीज़ों को लोग स्टफ करना चाहते हैं, जैसे जॉ लाइंस हैं वो शार्पन चाहिए, जबकि अगर आप टीनेज में देखें तो हम सबके जो है डबल चिन्स भी होती हैं और वो बेबी फैट होता है। लेकिन अब जैसे ट्रेंड है कि शार्प जॉ लाइंस चाहिए और उससे एकदम फेस वो हीरो माफिक हो जाता है। देखिए बड़ी हीरो माफिक एक तो मैं ये आपकी नाक वाली बात पे दोबारा वापस आता हूँ वेरी क्विकली। मैं एक और चीज़ बता दूँ कि देखें औरतों के अंदर एक ज़रा डिसएडवांटेज होती है। औरतों जो आपने अपनी नानी खाला की बात करी कि नाक चौड़ी और चपटी हो जाती है, वो इसलिए एक और रीज़न ये भी होता है कि एज के साथ ना जब आपका मेनोपॉज आ जाता है और आपका एस्ट्रोजन जो फीमेल सेक्स हार्मोन है जब वो ख़त्म हो जाता है, वो हार्मोन हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा
एक दफ़ा वो हार्मोन ख़त्म हो गया फिर औरतों की हड्डियाँ में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, हड्डियाँ खोखली होना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज जिस्म फिर उससे कैल्शियम निकालने लगता है, ठीक है। सो सारे जिस्म की हड्डियाँ, आपने सुना होगा घुटने कमज़ोर हो गए, गिर गई, फ्रैक्चर हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। उसी तरह चेहरे में भी तो हड्डी है, चेहरे में भी तो हड्डी है। सो जो ऑस्टियोपोरोसिस चेहरे की हड्डी को भी बिल्कुल घुलाना शुरू होता है। इसीलिए मेनोपॉज के बाद फ़ौरन एकदम से औरत देखेंगी कि मेनोपॉज से पहले चल रही है, सही है, एज हो गई। मर्द इसलिए एज बेटर करते हैं बिकॉज हमारी अंदर टेस्टोस्टेरॉन होता है काफ़ी एज तक जो हड्डी को बचाए रखता है। और असल जो जवानी आती है ना हड्डी से आती है, जितनी हड्डी भरी हुई होगी उतना चेहरे में स्ट्रक्चर होगा। और जो ये जॉ लाइन फिलर्स की बात आप कर रहे हैं, फिलर में क्या होता है कि देखें चेहरे में अल्लाह ताला ने डेफिनेशन दी है हड्डी से, ठीक है? क्या एक जेल, फिलर एक जेल होता है, क्या एक जेल हड्डी के बराबर आ सकता है? क्या एक जेल हड्डी का काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो जेल में क्या होता है कि जेल को ना एक चीज़ की जाती है क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग मतलब होता है हाथ पकड़े हुए जेल के मॉलिक्यूल्स, तो वो बहुत टाइट हो जाते हैं। उससे ये होता है कि वो जेल एक हार्ड जेल हो जाता है जो कि फिर स्किन को लिफ्ट कर सकता है। बट जेल मतलब वो हड्डी को और इस तरह जमा लेता है ये तो जेल नहीं, जेल से क्यों स्किन लिफ्ट होती है? जेल, वरना जेल तो चपटा है, रफान जेली तो बिल्कुल जेली है, वो कैसे करेगी? तो फिलर जो जेल होता है उससे फिलर का इफेक्ट क्या होता है? स्किन में लिफ्ट लाना, फीचर बनाना, यही होता है ना, लिफ्ट हो जाता है। वो लिफ्ट ऐसे आता है कि जो जेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत टाइटली क्रॉस लिंक हुए हुए होते हैं। मिसाल आसान ज़बान सुन जाओ तो हाथ पकड़े हुए होते हैं मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, इतने टाइटली कि वो स्किन को लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जेल जितना भी अच्छा जेल बनाया जाए, जितना भी टाइट जेल बनाया जाए, जेल हड्डी तो नहीं हो सकता ना, आप समझ रहे हैं? तो फिलर भी एक हद के बाद वो डेफिनेशन नहीं दे सकता। लोगों को ये समझना जरूरी है। नहीं, सर्जरी ना कराएं, के पास जाके अपनी फेस की सर्जरी कराएं। सर्जरी से मैं ब्रेक पे जा सर्जरी से भी हड्डी थोड़ी आएगी। ब्रेक पे जा रही हूँ मैं, ब्रेक के बाद आके पूछूंगी हड्डी कैसे आएगी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपने नए गेस्ट का इंट्रोडक्शन करा दूं। डॉक्टर मेराज हुसैन मीमन साहब हैं। अब कहेंगे सब डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं, जो हेयर रिस्टोरेशन सर्जन एंड अमेरिकन मेडिकल सेंटर से इनका ताल्लुक है। हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं इनसे बात करूंगी, लेकिन फिर मैं वेलकम टू द शो। क्यों? असल में गेस्ट आ गए, बिफोर एंड आफ्टर बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको ज़िंदगी में अपने आप को सुधारने के लिए। वापस आती हूँ मैं घूम के मंतहा की तरफ, और पहले मैं मंतहा की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती हूँ। पहले Nida, I want to say something first. Thank you so much for having me over to your show. But मैं ये सबको कहना चाह रही हूँ कि I started my wellness journey with you. Oh my God. My first show on TV was with ARY. Yes. And it was your morning show. And I remember, like, you know, your passion towards wellness and transformation हमेशा से था, but अब जो है आप you have done a very good thorough research on everything, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो हम मंतहा की ज़िंदगी से इसलिए आते हैं क्योंकि बहुत रिलेट कर सकेंगी ख़वातीन। वो अपने आप को बच्चे पैदा होने के बाद बिल्कुल छोड़ देती हैं और कहती हैं अब तो शादी भी हो गई, अब तो बच्चे भी हो गए, अब क्या करना, अब क्या करना, अब ये करना। ज़रा मंतहा को तो दिखाइए। मंतहा की भी शादी हुआ और बच्चा हुआ माशाल्लाह। 6 months pregnant. Before pregnancy मंतहा ऐसी थी, जाहिर है। और जब ट्रेनर आपकी ऐसी हो तो दिल चाहता है कि आप उनके साथ काम करें। और मंतहा प्लीज थोड़ी देर के लिए मैं आपको खड़ा करना चाहती हूँ। कितना बड़ा हो गया आपका बेबी? My baby is now 3.5. हाँ। And मंतहा को दिखा दीजिए जरा, इनका फ्रंटल दिखाएं शकील भाई। अब मंतहा ऐसी हैं। this is me now. So 19-20 है बच्चे के बाद भी। 3.5. Please have a seat. Thank you so much. So बहुत सारी ख़वातीन जो ये बोलती हैं कि हमने अपने यहाँ अब क्या करना, फिर वो कुछ सालों बाद डॉक्टर फहद के पास चली जाती हैं कि डॉक्टर फहद कर दे हमारा पेट काट कूट के हमें ग्लास, क्या कहते हैं वो, आवर ग्लास बॉडी, वो दे दीजिए। लेकिन अगर वो ख़वातीन जो अभी उस स्टेज तक नहीं पहुँची हैं और अभी यहीं से अपने आप को पकड़ लेंगी, तो मैं मंतहा की तरफ ले जाती। निदा, अभी डॉक्टर फहद ने भी ये बात की, जो अल्लाह ने बनाया है दैट्स योर फाउंडेशन, ठीक है। उसके ऊपर मेहनत करना, मुशक्क़त करना, ये हमारा
दिस इज नॉट लेजर, ये हमारा फर्ज है. अच्छा, हम बिकॉज बॉडी इज योर टेम्पल. मनता अगर हम वहां से शुरू करें कि जैसे टीनेज में मैं थी तो हाँ. हम ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स खेल लेते थे, हम पिट्टू गरम खो खो जो उस जमाने के गेम्स होते थे ना, हाँ. हम वही खेल लेते थे. ज्यादा से ज्यादा बास्केटबॉल खेल लिया कॉलेज में. हाँ. हमें पिलाटेस और ये सब चीजें नहीं पता थी, लेकिन जो आजकल की बच्चियां हैं टीनेज में उनको पता है कि उन्होंने अपनी बॉडी को कैसे देखिए, वहाँ उस से वक्त शुरू आपके करो. पास आईफोन्स नहीं थे, उस वक्त आपके पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उस वक्त आपके पास इतनी ड्रास्टिक 9 to 9 PM वाली जॉब्स नहीं थी वेयर यू आर सिटिंग डाउन मोस्ट ऑफ द टाइम. राइट नाउ इसलिए क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी सेडेंट्री हो गई है. हम जब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाते हैं तो वहाँ हमारे 2-3 घंटे ऐसे चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता. इन सिचुएशंस में अब आपको उस वक्त आप एथलेटिक्स करती थी, बास्केटबॉल खेलती थी व्हेन यू वर 13-14 इयर्स ओल्ड, दैट वाज फाइन. बट उस वक्त आपको PCOS भी एपिडेमिक की तरह नहीं था. हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स भी ठीक है, नहीं थी. हार्मोनल प्रॉब्लम्स. अभी जो दूसरी लड़की मेरे पास आ रही है 13-14 14 ईयर ओल्ड 16 ईयर ओल्ड, उनके मैं हार्मोन लेवल्स चेक करा रही हूँ, उनके FSH देखे, उनके एस्ट्रोजन लेवल्स देखे. और आजकल मेनोपॉज पेरी मेनोपॉज में 35 पे आ रहे हैं. हाँ. 35 इयर्स हाँ. हमारे मेरी अम्मी जो हैं वो 55-56 की एज में मेनोपॉज पे आई. हाँ. आजकल मेनोपॉज इज you're hitting menopause closer than before. Why? क्योंकि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो. अपनी आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इधर ऐसे ही नहीं भेजा था. We were born as hunters. हम जब आए थे हम एक हंटर्स की तरह आए थे. वी वर बॉर्न टू मूव आवर बॉडी, वी वर बॉर्न टू हंट, वी वर बॉर्न टू मूव आवर आर्म, आवर लेग्स. वी आर नॉट बॉर्न टू सिट ऑन आईफोन्स. जैसे वक्त आगे की तरफ आया, हमारी डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, हमारे ब्लड लेवल्स ड्रॉप हो गए, लिपिड प्रोफाइल्स इंक्रीज हो गए. प्री डायबिटीज इज हैपनिंग एट 25. मैं आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाऊंगी, आप हैरान हो जाओगे उनकी एजेस देखते हुए. दिखाएं जरा प्लीज. हम अभी बिफोर एंड आफ्टर, लाइक माशाल्लाह पेट तो हम लोग पालते हैं ना यहाँ पे. yes, now this is one before and after that I'm showing you. This guy, he is इनकी एज आप प्लीज गेस करें. guess his age. जो जब पेट निकला इनका हुआ नाम है, अब्दुल्ला है. हाँ. इनकी एज दोबारा दिखाएं वो स्क्रीन पे प्लीज. प्लीज गेस हिज एज. मुझे लग रहा है ये होंगे 65 के. 70 Exactly, I thought 70. 65 in my head. 70 plus. Same number, आप हाथ देखें 65. ना इनके. 70. 70. जब मुझे लग पेट रहा है निकला हुआ है. 65. जब पेट. You will be amazed. He's in Okay. his early 50. Oh my God. My God. And this is again because of sedentary lifestyle. हाँ. इनका काम ही कंप्यूटर्स पे है, इनका काम ही फाइनेंस रिलेटेड है. हाँ. अकाउंटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर रिलेटेड. Oh, अकाउंटिंग, Sate Pate. फाइनेंस. Sate Pate. That was a Sate Pate. Say, oh yes, say No, no. but Pate. he's Sate not. Pate. He is working for a very reputable company. हाँ. And he is, मतलब like you know, इनकी confidentiality है. That's why I'm not saying. But अच्छा, he's- अगर मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि जो आपका आफ्टर है, कितना टाइम लगा उस आफ्टर को पाने में, This was in about a year's time. और उसमें क्या क्या हुआ? उसमें he was off his diabetic medicine. अच्छा. He was his cholesterol medicine बिल्कुल गिर गई थी. इंसुलिन पे थे. इंसुलिन नहीं, इनको आप क्या क्या कराती थी? आपने डाइट फूड दिया इनको? इनको डाइट, जैसे ये इस्लामाबाद है. हाँ. और सारी इनकी अगेन जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस भी है तो उसके फायदे भी हैं. हाँ. ये ऑनलाइन सारी ट्रेनिंग्स थी इनके Okay. साथ. तो इनके ब्लड रिपोर्ट्स पहले लिए. ऑब्वियसली हमें स्टार्ट ही ऐसे करती हूँ, कंसल्टेशन के बाद वी स्टार्ट विद ब्लड रिपोर्ट्स. उसके बाद हम डाइट प्लान देते हैं. हाँ. उनको पहले वॉकिंग से स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल सेडेंट्री होते हैं. हाँ. वॉकिंग से स्टार्ट करके स्टेप वाइज देन वी गो इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हिट, कार्डियोवैस्कुलर. क्योंकि एकदम जब कहीं जाते हैं आप और एकदम आपके पास वेट्स पकड़ा दिए ऐसे या आपको होता इतना ही नहीं, कार्डियो वो ट्रेंड कराया, ही वो नहीं है होता. आजकल. वो होता आजकल ही वो नहीं. ट्रेंड ही नहीं है. मैं हाँ. अभी फहद से बात करी थी. फहद अभी पहले जो है हमारे पास, जब मैंने 13 इयर्स बैक अपनी वेलनेस जर्नी शुरू की, मेरे पास लोग आते थे कि मुझे अपनी चेस्ट साइज इंक्रीज चाहिए, स्पेशली फॉर मेन. दे वांटेड टू बी बफ्ड, कि मुझे जो है ना सलमान खान की तरह. अब लोग आते कहते वी वांट लीन मसल मास. हमें पता ही नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मसल है. मुझे जो है आई वांट टू लुक लाइक लेट्स से ऋतिक रोशन, और आई वांट टू लुक लाइक रणबीर कपूर. मैं कह रही हूँ आपको अभी जमाना celebrity- change होता है. अभी गोल्स ही चेंज हो गए हैं. हाँ. यू नो लाइक यू डोंट वांट टू लुक लाइक दैट मस्कुलर एनीमोर. भाई कह रहे मैं हूँ. मैं हूँ. नेक्स्ट पिक्चर पे आते वो हैं. रणवीर सुन के. मैं एक बात बताऊं मुमता, जितने लोग देख रहे होंगे ना, वो
एडमायर मुझे कर रहे हैं आप नहीं कर रहे। वो तो I that's नजर true. इतना सारा जो आ रहा है, नजर मैं इतना भी आपको ही एडमायर करी थी when I came in. इस Confidence check करें भाई का। टाइम पे मैं आपको चारों को खा चुका हूँ। आप कॉन्फिडेंस चेक करें भाई का, ये चाहिए कॉन्फिडेंस, ये चाहिए। ओके भाई, नेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं। Your confidence is God, everything. You know that, and confidence gain करने के लिए माशाल्लाह, लोग this is so transform nice. करते हैं. You बिल्कुल know, आप ये देख सकते हैं कि बिफोर again diabetes, high Oh my genetic God. diabetes, insulin resistance, इनको भी मैंने डाइट प्लान, ये भी लाहौर की रहने वाली थी, इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है. I just want to mention this really प्लीज fast. प्लीज Okay, so zero confidence wanted to get into the World Bank, the highest paid economist in LUMS, professor PhD, ठीक है, classes full, और इनको जाना था World Bank, but didn't have the confidence. She wanted कि इंटरव्यू में जाने से पहले, वॉशिंगटन जाने से पहले, she should look good. और जब ज़्यादा खवातीन स्पेशली उनकी जब बॉडी लैंग्वेज द फर्स्ट टाइम आई मेट हर बहुत इंफॉर्मेटिव, इनकी कंसल्टेशन 90 मिनट्स के लिए, उनको बॉडी के बारे में अवेयरनेस, जैसे आपके हम अवेयरनेस इंक्रीज हो गई है, अवेयरनेस इंक्रीज है, हर आपका सवाल एआई नहीं दे सकता. बिल्कुल. यू स्टिल नीड ह्यूमन. मुमता, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, आप ये गैस करें, मैं मान जाऊंगा, हम चार बैठे हुए हैं ना, मेरी अभी मैंने HbA1c करवाई, ठीक है, मेरी शुगर कितनी होगी? यू गैस. अभी भी मेरे पास मोबाइल में रिपोर्ट पड़ी है. प्राइस क्या है, प्राइस गैस करने का? प्राइस मेरी स्माइल. ये कॉन्फिडेंस, ये चाहिए। भाई ये तो ऐसा जीन्स में कॉन्फिडेंस मिला है। चाहिए। ये कॉन्फिडेंस तो जीन्स में मिला है। और क्या? अच्छा, दानिश आपकी यहाँ से- शुगर आई डोंट अभी मेरा ख्याल है 1 महीना भी नहीं होगा, अभी मैंने HbA1c कराई. मेरी शुगर कितनी है? दूसरा गैस. मैंने कोलेस्ट्रॉल की AKU से अभी रिपोर्ट कराई है, मेरा कोलेस्ट्रॉल कितना है? ओके. अभी लेट्स Yes. उसको क्या पता फहद, यू चले? गो फर्स्ट. I'm thinking और मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा, ये मैं रिपोर्ट अभी राइट नाउ इट्स विद अरे मत दिखाओ फराज। normally प्राइवेट चीज़ है। normally I think A1C 5.2 जो होता है HbA1c. should be less than 5.9. यस. हाँ। बट भाई का जो कॉन्फिडेंस है 5.7, उससे देख के लग रहा है कि 8 पे भी भाई वही 6 वाले चल रहे होंगे. आप बताएं. तो उनको क्या पता, वो तो बेचारे- भाई प्रोफेशनल लोग हैं ना भाई नहीं, आपका Guess- कॉन्फिडेंस हमें जहाँ- सोच में डाला है. confidence से लग रहा है कि आपका भाई कॉन्फिडेंस जहाँ बहुत है. जहाँ ओवर वेट दिखाया, वो actually जो है ना, वो weight बताया को- ना कि वो कर रहे जहाँ हैं। over- जो आपने दिखाया ना जितनी कह रहे मैं तस्वीरें- लगता हूँ भाई, हम आपको लेकिन नहीं मैं कह हूँ रहे, अंदर से कोई बिल्कुल नहीं, tight. फहद ने गैस मैं किया अंदर से बिल्कुल 8 सीमेंट 8 अराउंड, राइट? remove. मुंतहा आप बताओ. I don't फराज, think हम that आपको after हम आपको diabetes थोड़ी वो होगी. कह रहे हैं कि वेट ज्यादा है, हम तो दिखा रहे हैं बिफोर एंड नहीं, आफ्टर. आप- नहीं, वैसे जनरली मैं देखें Between 5.2 to 5.7. सेम यही होगा 5.5 to 5.8. लोग अब हमें नहीं समझ आ रहा भाई ये हो गया. अब कोलेस्ट्रॉल भी doctors और पहले मैं शुगर dietitian बता आपस में देता बातें हूँ, कर शुगर रहे मेरी बता देता हूँ. इट्स 4.6, वेरी गुड. right? It's reported, it's हैं. तो आप लोगों को written. मीठा खाने का Nutrition must शौक be नहीं है good. ना? Yes. A second. Now the cholesterol बताएं. Guess the cholesterol of mine. 80% is nutrition. वही मैं I was just talking तो to. आपका कोलेस्ट्रॉल कहने का बताओ. मकसद ये मनता कि अगर हम पहले खाना सही नहीं खाते थे और बाद में हमारे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, हम खुद बेहतर हो गए हैं, तो हम आप खाना बेहतर खाने लगे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है. उससे 100% फर्क पड़ता है. अगर आप ओवरवेट हो पर आपके जीन्स में कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज नहीं है, पर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, हाँ. ठीक है, आप प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हो, रिफाइंड फूड नहीं Yes. खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, अपने ऑयल को लिमिट कर रहे हो, अपनी शुगर को लिमिट कर रहे हो, देन ऑब्वियसली ऑल योर ब्लड वर्क विल कम. देखिए, LDL is something that will tell you, LDL cholesterol will tell you the real picture of the bad stuff, to layman के लैंग्वेज में. HDL जो है वो कोई और चीज़ नहीं इंक्रीज कर सकती एक्सेप्ट फॉर जैसे फहाद ने कहा था कि लोग सॉरी, Activity based जैसे पहले आप आए थे फराज, आपने कहा था कि लोग अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराते डेंटल हेल्थ का, उसी तरह Exactly. आपने भी कहा था, यही बात आप भी कह रही हैं. Quarterly checkups are extremely. और please, one more thing here, I want to advise everybody. Please, for no reason, Centrum और अलग किस्म की vitamins अपने मुंह में नहीं डालते जाएं. हाँ. Okay, just don't have B complex because आपको B complex खानी है. Please check your serums beforehand.
ओके बिकॉज जो भी आप खा रहे हो वो एक्स्ट्रा जाके आपके ब्लड में ही जा रहा है और यू आर गोइंग टू एक्सक्रीट इट, वो चला जाएगा आपकी बॉडी में से। सो आप क्यों अपने अंदर प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे अननेसेसरी मिनरल्स एंड विटामिन्स कर रहे हो? उससे भी ब्लोटिंग होती है, उससे भी आपको जो है अननेसेसरी, आपको पता नहीं चलता वाई आज आपका वेट 59 पे तो कल 62 पे क्यों आ गया। Okay, yes, water retention, environmental factors, etc., menopause, what stage, etc. अच्छा, और बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं और पिक्चर्स दी हैं आपने? पर इसकी बात मैं ये करूंगी, she is gotten into World Bank. Now she's at a very good stage. She got through the interview. और अभी जो है अभी की पिक्चर मेरे पास और ये नहीं कितना है। टाइम लगा ये? This was again 1 year. Okay. But dedication, thrice a week, online training again. ओके मैं मंथा नेक्स्ट की एक बात को फॉरवर्ड करूं जो मंथा कह रही है। You know, there's a very famous saying कि you are what you eat. Eat. I'm going to give you a scientific fact very quickly कि आज आप प्रोटीन से बनी हुई है, जैसे ये बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई है, आप प्रोटीन से बनी हुई है। आज आपके अंदर जिन प्रोटीन से आप बनी है, आज से 6 महीने बाद आपकी बॉडी की एवरी सिंगल प्रोटीन वुड हैव चेंज। तो जो फिजिकल आप आज है ना, 6 महीने बाद आप वो रहेंगी ही नहीं। आप समझ रही हैं? बिल्कुल तो इसी तरह यू आर व्हाट यू ईट। तो जो 6 महीने बाद आपकी बॉडी में हर चीज नहीं आ जाएगी, तो वो कहाँ से आएगी? वो आपकी खुराक से आएगी। तो यू Excellent एक्चुअली point, आर व्हाट excellent यू point. And ईट। please, ये जो प्रोटीन शेक्स है ना, इनको आप दूर रखिए। If you don't need it, don't have it. That's again processed protein. दूसरा, अगर आपके वर्कआउट पे जाना चाहिए। 90 to Instead organic. 120 मिनट्स तक नहीं है, आपको प्रोटीन शेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट कम टू मी और एनी अदर न्यूट्रिशनिस्ट एंड milkshake? से कि मैं इसकी जगह पे प्रोटीन शेक ले लूँ सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। नहीं, अंडे खाओ चुप करके। अच्छा That's it. अच्छा No और protein और shakes. पिक्चर्स दिखाएं बिफोर एंड आफ्टर अच्छा, जरा। अगर मैं हम लोग इनकी- मस्ती कराएंगे तो ऐसी डांटोगी हमें। हाँ। हम बिफोर एंड आफ्टर से कहीं इधर-उधर जा रहे हैं टॉपिक। ऐसे डांट। मैं ऐसे ही डांटूंगी। रेडी हो जाए मंथा, आप। ये डांट के रेडी अच्छा हो जाए। मंथा, This is- ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे अपने पर्सनल इंस्टा पे मैसेज आते हैं, आप ओवरवेट लोगों को तो दिखाती हैं लेकिन जो That's अंडरवेट why. लोग हैं उनका आप नहीं वो कुछ बताते। ये Please अंडरवेट picture दिखाएं दोबारा। इनको जो है मसल मास क्रिएट करना था, तो इनकी आप पहले बोलिए, इनके पास कोई मसल नहीं था। वो बेचारी उसके बाद- सुनती होगी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो सूखी आ गई, मतलब जो अंडरवेट है उनको भी बहुत बुली होना नहीं, पड़ता है, she बहुत used to सुनना cry. हाँ। और मुझे कहती थी आई वांट टू ट्रेन। फिर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके इसको ट्रेनर बना दिया। वाओ माशाल्लाह। She अच्छा। trained with me and then she became a क्या आप trainer. ज्यादा खिलाती हैं इनको? क्या होता है? आप ये वेट खिलाती नहीं लिफ्टिंग हूँ, मैं होती है? एप्ट खिलाती हूँ। अगर आपकी बॉडी वेट है लेट्स से 55 हाँ। मल्टीप्लाइड बाय 1.2, that is the protein gram that you should be having. But अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं 60 मिनट्स के लिए, then I have to increase it to multiply by 0.22 more. Okay. So we have ranges. जैसे इनकी सारी ranges है, इनकी calculations ranges होती है, हैं। सारी ऐसे जैसे body is a very unique form of Allah की देन, you know, like how each and every organ, digestive system is working. That's why I have also come up with a food line of my own now. So it is like I can provide you all the food now. You don't have to worry about all those calculations, and now you can have all the things guilt free, ओके इस unprocessed. अब हमने बात की पहले डेंटल हेल्थ की और उसकी सर्जरीज के हवाले से कि वो बिफोर एंड आफ्टर आपका बदल सकती है, फिर आपके फीचर्स आपकी बॉडी सर्जरीज के थ्रू और डॉक्टर फहद के पास जाने के बाद बदल सकती हैं। फिर हमने बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन आप वेट लिफ्टिंग और अपनी हेल्थ अपना खाना न्यूट्रिशन इन सब को लेकर आप बदल सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आप कर लें। एक और चीज़ ऐसी है जो आपको बदलती है, वो आपके बाल। आपके बाल जब सर पे होते हैं तो आप कुछ लगते हैं, जब आपके बाल सर से गिर जाते हैं तो आप कुछ लगते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। डॉक्टर एक किस्सा मेरे साथ क्लिनिक पे हुआ। मैं एक पेशेंट को ट्रीट कर रहा था। अब मुझे पता नहीं है आजकल पैचेस आए हुए हैं, वेग्स आए हुए हैं, वो मैं कर रहा था, मैंने बाल यूं किया, पेशेंट की यूं वेग पीछे चली गई। अब वो मुझे यूं करके देखा, मैंने यूं करके फिर मैंने अपना काम शुरू किया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे ये हैं। ना हो ऐसा। अच्छा पेशेंट के लिए बड़ी अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी कि ये जो बिफोर एंड आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होता है वो कितना ड्रास्टिक चेंज एक पर्सनालिटी में लेकर आता है। ये जानते हैं हम एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जैसे कि आपको हर कोई डॉक्टर नज़र आ रहा था, मैंने कहा मंतहा ने थोड़ी सी ये वो फार्मूला तोड़ा डॉक्टर्स का। डॉक्टर वाला शो नहीं है खाली, हमारा बिफोर एंड आफ्टर वाला शो है। और अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है राजेश आतवाल ने, और जो नबीला जाता है वो इनको जानते होंगे। हेयर केमिकल टेक्नीशियन है एट नबीला सैलून, और नबीला वाले तो बालों से खेलते हैं भाई, ट्रांसफॉर्म करते हैं बिफोर कुछ और आफ्टर कुछ। तो राजेश, मैं आपसे हेयर कलर के ऊपर बात करूंगी। जी जरूर जरूर। लेकिन पहले हेयर हो तो कलर होगा ना, जब हेयर ही नहीं होंगे तो कलर कहाँ से करेंगे? उसके लिए हम हैं। उसके लिए डॉक्टर साहब उनके लिए आप डॉक्टर मौजूद साहब हैं। हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ, ठीक है? हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादातर मर्दों में नज़र आता है कि वो उनके बाल गिरते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, उनके रिश्ते भी नहीं मिलते। लड़कियाँ सबसे बड़ा मसला ये है। जी, लड़कियाँ कहती हैं मुझे गंजा नहीं चाहिए। लड़के जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, तो लड़कियाँ भी कहती हैं आजकल। ठीक है, अच्छी बात है, कहना भी चाहिए। नहीं, वैसे आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, क्या? गंजे हॉट ज्यादा लगते हैं। क्यों, हमारी दुकानें बता बंद दूं। करवाने वाले हैं। They look फरहान, very आप hot. कहाँ से लड़कियों hot को dress? एडमायर करते हैं भाई। नहीं नहीं, बाल वाले दुकान। नहीं लड़कियों का आपको पता है देखिए, या तो गंजे हों तो पूरे हों, पूरे ना वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। पर्सनालिटी। अच्छा, मेजॉरिटी केसेस में लोग कहते हैं हमारे बाल अच्छे और बड़े हों। हाँ, मेजॉरिटी केसेस में यही है। अब वो अलग बात है, आप दुकानें बंद करवाने के लिए बैठे हैं तो वो एक अलग सिनेरियो। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, ये एक टेक्निक, अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे हर टेक्निक आगे जाती जा रही है और साइंस ने तरक्की कर ली है, तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी कुछ चेंजेस आई हैं। हाँ, सबसे लोग पहले इतना टर्की क्यों जाते हैं कराने? देखिए, टर्की इज मदर ऑफ यूरोप, हाँ। बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ। टर्की के अंदर अगर अच्छे क्लिनिक्स हैं तो वो पीकेआर में अगर आप उसको मतलब कन्वर्ट करें तो 25 लाख 30 लाख ये पे करते हैं ना। हाँ, यूरोपियन पेशेंट्स क्या, यूरोपियन यूनियन वाले क्या करते हैं कि इंस्टेड वो अपने कंट्रीज में अगर कनाडा है, यूके, यूएस में अगर वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो 40 लाख, मोर और लेस 40 लाख। अच्छा, वो तो क्या पैसे करते हैं? बचाने के लिए? पैसे बचाने के लिए वो टर्की में आ जाते बहुत हैं। सारे लोग पाकिस्तान से भी जाते हैं। अब मसला मैं आपको बताऊं, हाँ। पाकिस्तान से जो जाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि मैं टर्की जा रहा हूँ। हाँ, वो ये नहीं कहते मैं इस क्लिनिक पे जा रहा हूँ अच्छा, या उस क्लिनिक पे जा मैं रहा हूँ। घूमने जा रहा हूँ वेकेशन पे। हाँ, वो कह रहा है मैं टर्की जा रहा हूँ। अब टर्की में भी स्कैम है, ऐसा नहीं है। टर्की में अच्छे क्लिनिक्स पे वो नहीं जाते, फिर वो 7-7, 8-8 लाख रुपए के ट्रांसप्लांट्स करवाते हैं। देन इसके बाद वो वापस पाकिस्तान आते हैं कि कहते हैं कि यार हमारा अच्छा ट्रांसप्लांट Maintenance नहीं नहीं हुई। हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुई। तो बिफोर एंड आफ्टर बड़ा डिफरेंस होता है ट्रांसप्लांट के बाद? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हम भी हैं और काफ़ी और भी क्लिनिक्स हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं। और हम जैसे हम हैं और भी डॉक्टर्स हैं, टर्की की ही टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या हर कोई करा सकता है ये ट्रांसप्लांट, या उसकी भी कुछ क्राइटेरियाज उसके होते हैं, criteria ब्लड होते हैं। टेस्ट वगैरह वगैरह? हाँ, जैसे हाँ। अब जैसे जिसको कार्डियक डिजीजेज हैं, जिसका कैबेज वगैरह हुआ है, फॉर एग्जांपल ओपन हार्ट सर्जरी किसी वगैरह को हुई है। शुगर है, अगर डायबिटिक पेशेंट है, अच्छा, डायबिटीज से मैंने भी किसी ने भी नहीं सुना होगा सर कट गया, उससे सिर्फ ये होता है हीलिंग स्लो होती है। हाँ, डायबिटिक पेशेंट के भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। अच्छा, आफ्टर पोस्ट ऑप मतलब आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद आप ख्याल रखें, एहतियात करें, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो पेशेंट्स का मसला पता है क्या है, आजकल यहाँ पे थोड़ी सी जो ना अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, अगर आप एहतियात करें, जो हम बताते हैं, जो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, कुछ भी नहीं होगा। और अल्टीमेटली अच्छा, हम कितने दिन लगते हैं ये थोड़ा सा बताएं? जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट कराना है, एक तो आप कहाँ से उसके बाल उड़ाएंगे, कितने दिन उसको ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ेगी, ये बता दें। अब इतना नॉन इन्वेजिव हो गया और इतना ईजी हो गया है कि अगर इंडोर वर्क है ना, इंडोर पेशेंट इंडोर वर्क करता है, एटलीस्ट 3 दिन के लिए रेस्ट करे वो बस। अच्छा। 3 दिन के बाद सर्जिकल कैप पहन के वो जाए। अल्टीमेटली हमने एक यहाँ पे प्रोटोकॉल रखा हुआ है मेडिकेटेड हेड वॉशेस का। आफ्टर ट्रांसप्लांट पेशेंट को हम कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट 10 डेज या 10 डेज तक हमारे साथ कमिटेड रहोगे। अच्छा, हम आपका हेड वॉश खुद करेंगे, मेडिकेटेड हेड वॉशेस, ताकि इन सॉर्ट ऑफ कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो हमारी आंखों के आगे आ जाए। और कोई किसी का अच्छा रिजल्ट आता है, किसी का उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, इसमें क्या वजूहात अच्छा, हो सकती हैं? हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, किसी के हार्मोनल इम्बैलेंसेस डिफरेंट होते हैं, किसी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो आप उनको कोई मेडिकेशन देते हैं हार्मोन्स को बैलेंस करने हार्मोन्स के को लिए? बैलेंस करने के लिए मेडिकेशन नहीं देते, इंस्टेड मेडिसिन से बेहतर है अभी रीजनरेटिव मेडिसिन, जिसके अंदर पीआरपीज हैं, एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो आप PRF कहते हैं मेंटेनेंस हाँ, के लिए? वो हम बताते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट्स भी लें तो उससे अच्छे रिजल्ट्स बनते हैं। ओके। बट इस बात पे ईमान ले आए कि जो अल्लाह पाक ने हमें जड़ दी है, जिसे हम यूटिलाइज करके आगे लगा रहे हैं, इसमें से बाल आना ही आना है। अब मसला आता है यहाँ पे, पेशेंट कहते हैं हमें घनेपन वाला ट्रांसप्लांट चाहिए। वो उनके घनेपन वाले होगा नहीं तो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, इसमें ना थोड़ा एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का बड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो है। ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल, अगर ये भाई हैं, इनसे उधार ले लें, दूसरा भाई नहीं हो सकता जैसे ऐसा। किडनी विडनी का होता है ना, अच्छा, बाकी उसके चीजें, लिए फिर इस ना तरह नहीं हो लाइफ सकता। टाइम मेडिकेशंस पेशेंट्स ले रहे होते हैं। अच्छा, हाँ,
इसमें हम ये नहीं कर सकते। आपके अपना ही डोनर साइड है, दिस इज द डोनर साइड फर्स्ट, Okay. बियर्ड और चेस्ट सेकेंडरी डोनर्स हैं। हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्रंटल लोब पे जहाँ भी हमें इम्प्लांट करने होते हैं वो हम कर देते हैं। तो उससे अच्छे, अब इसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं कि वो जड़ नहीं होती जिसमें सिर्फ एक बाल हो, अच्छा। डिफरेंट होती हैं जिसमें 2, 3, 4 बालों वाली जड़ होती है। Okay. तो अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो गया कि डेंसिटी वर्क करो, डेंसिटी वर्क करो, डेंसिटी यानी घनेपन। अल्टीमेटली मैं भी डेंसिटी वर्क करता हूँ, बट उसकी जो जड़ है ना उसको कैसे अलाइन करना है। टाइम कितना लगेगा बाल आने में? 1 साल मोर और लेस, एक साल मोर और लेस 1 साल। बिफोर एंड आफ्टर आपका 1 साल में डिफरेंस आएगा? हाँ, 1 साल में डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आपके बाल आ जाते हैं तो वो क्या गारंटी है कि वो कब तक रहेंगे? अच्छा देखें, 5 to 15 ईयर्स में 5 to 15% कम होते हैं। अच्छा। वो लोग जो मुझे कहते हैं कि हमारे बाल गिर जाते हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे एक लोग बाल गिर जाते हैं। हाँ। देखें, अल्लाह की ज़ात के अलावा है ना इस दुनिया में, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हाँ। हर चीज़ टेम्पररी है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम PRPs वगैरह कहते हैं, तो वो हेयर लॉस कम रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जिसने एक दफ़ा ट्रांसप्लांट कराया है और उसको लग रहा है कुछ अरसे बाद बाल गिर गए, क्या वो दोबारा इस सर्जरी को रिपीट कर 3 सकता times. है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स वो रिपीट कर सकता है। ठीक है। तो मेरी नेचर होती है कि अगर किसी का एरिया ज़्यादा है, गंजपन ज़्यादा है उसकी, और उसका डोनर मतलब पीछे बाल कम है, तो मैं उसे फर्स्ट सेशन में फुल हेड नहीं कवर करता। अच्छा। इंस्टेंट स्पेसिस के साथ उसका हेड कवर करेंगे तो मतलब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ट्रांसप्लांट के बाद क्या आप उन बालों को डाई कर सकते हैं या कोई और Yes. प्रोसीजर? कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ। कुछ भी नेचुरल मैकेनिज्म है ना, नेचुरल आपकी और हेयर कोई फॉलिकल। लिमिटेशन होती है कि बाल कहाँ तक बढ़ता है? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। कोई तो वो limitation तो नहीं है। आदमियों में कोई मैंने ज़्यादा natural देखा है, growth है। कट कराते रहते होंगे। नेचुरल ग्रोथ है। अगर उसने किसी ने ग्रो करना है बाल को तो ग्रो करे, शॉर्ट रखना है तो शॉर्ट रखे, बिल्कुल आप क्या कुदरत का सजेस्ट मैटर है। करते हैं कि ज़्यादातर शॉर्ट रखा जाए या ग्रो करें? देखिए, अब इसमें ना बंदे की खुद की है वेलबींग कि वो क्या चाहता है। बड़े बाल किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को छोटे। अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि यार शॉर्ट हेयर्स होने चाहिए, पर्सनैलिटी बेहतर लगती है। हाँ। खवातीन अक्सर हेयर लाइन ट्रांसप्लांट्स कराती हैं। उसका ट्रेंड बताएं क्या है? बहुत सारी खवातीन के आगे से बाल होता है ना, बचपन से चुटिया खींच खींच के बनाइए तो एक सर्टन प्रीमेच्योर एजिंग जैसे होने लगती है आपके बालों की। वर्कआउट्स में भी वर्कआउट से हेयर लॉस होता है। ये जो फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, मैं हर वक्त मेरा बाल पोनी में होते हैं, तो यहाँ से खींचते हैं तो जाहिर है फिर वो बाल कम हो जाहिर जाते है, हैं। हेयर फॉलिकल की लाइफ हल्की हो प्रेशर जाती एलोपेशिया। हाँ। और जो लोग नकाब भी लेते हैं उनका भी ये जो हेयर लाइन होता है वो रिसीड हो जाती है। तो एग्जैक्टली। क्या खवातीन करवा सकती हैं हाँ जी, ट्रांसप्लांट? बिल्कुल, खवातीन का भी ट्रांसप्लांट हो सकता है और होता भी है, हमने किए भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। बट लेकिन मैं एक बात वही डॉक्टर आई मीन ही इज माशाल्लाह एक्सप्लेनिंग रियली वेल, बट आई आल्सो एक्सप्लेन अनदर थिंग जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जैसा कोई काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। जो उन्होंने बोला एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, सो जो दुनिया का बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है ना, वो पूरे इस एरिया के अंदर अगर लगा सकते हैं ना एक सेशन में, तो मैक्सिमम 12,000 ग्राफ्ट लगा सकते हैं अगर बहुत ही चैंपियन हो। यस, पूरे इसमें राइट, पूरे सर में इस एरिया में अगर बहुत ही चैंपियन, ठीक है ना। ओके। अल्लाह ताला ने सिर्फ इस वर्टेक्स के एरिया में 70,000 फॉलिकल्स डाले। बड़े से Infinite भी बड़ा है, हाँ। सर्जन इस पूरे एरिया में 12,000 लगा दे, वो बताएंगे तो बहुत बड़ा चैंपियन है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इतने से एरिया में 70,000 फॉलिकल्स रखे हैं। तो अल्लाह तो जो डेंसिटी वर्क की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए फ्रंट ऑफ द हेयर लाइन पे जब आप लगाते हैं तो लगा तो देते हैं, बट वो नेचुरलनेस आना बहुत अच्छा, difficult नेचुरल होता के है। लिए भी एक बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है। मतलब सिर्फ इम्प्लांटेशन नहीं होती, नेचुरल के लिए कट एजेस देना, Yes. अलोंग विद दिस फ्रंटल जो लाइन होती है हेयर लाइन, वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं 2 या 3 बालों वाले फॉलिकल्स लगा देते हैं, जड़ को लगा देते हैं। मैं ये प्रैक्टिस नहीं करवाता। मैं कहता हूँ सिंगल्स लगाओ ताकि थोड़ा सी थ्रू हो और फिर अपने इसके कहीं बाद लगाए हैं नेचुरल। आपने? नहीं, अपने कहीं लगाए? मेरे ये खानदान में काम सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। ये काम सिर्फ ये अल्लाह काम ही से कर फला वाकई में जो सकता है। है। ऐसा काम जो अल्लाह ही अच्छा, कर आप सकता जो बेशक, आप बेशक, क्योंकि बेशक। ट्रांसप्लांट की बात हो गई तो मैं जाऊंगी हेयर कलर्स पे। हेयर कलर्स भी आपकी पर्सनालिटीज को चेंज कर देते हैं बिल्कुल। बट आई रियली लाइक योर अंडरस्टैंडिंग एंड माशाल्लाह बहुत अच्छे से और बहुत ही रीजनेबल आपने बात करी है And I माशाल्लाह। want to talk I about was hair very loss and happy workout. to hear about it. अच्छा, हाँ, आप होता है। मैंने आगे बढ़ना, मैं पता I नहीं know. मैं राजेश की तरफ आ रही हूँ। हम थोड़ा बिफोर एंड आफ्टर की वीडियोस दिखा रहे हैं। हेयर कट्स तो चेंज करते ही हैं आपके लुक को, लेकिन हेयर कलर्स भी कितना ड्रास्टिक बिफोर एंड आफ्टर करते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। जी दिखाएं प्लीज। ये हेयर फ्रिजीनेस है और आजकल बड़े सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो आपकी हेयर फ्रिजीनेस को ख़त्म कर सकते हैं और वो एक मज़ेदार सॉफ्टनेस आपके चेहरे पर आ सकती है आपके बालों के थ्रू। ये बिफोर एंड आफ्टर है जो नबीलास पे राजेश ने किया है।
क्या क्या केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं राजेश, जरा बताइए। असल में हमारा इस वक्त कराची का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा Humidity है। ह्यूमिडिटी है, जी। तो इसमें होता क्या है कि लोग चाह रहे होते हैं कि बाल स्मूथ हो जाएं, बिल्कुल। शाइनी हो तो जाएं, उससे आयरन करते हैं, जी, blow dry आयरन करते हैं। करके हम अपने बालों को नुकसान की तरफ ले जा रहे होते हैं। बिल्कुल। देखें, हीट भी एक नुकसान है, हाँ। जिससे हीट लग रहा होता है, बालों को डैमेज कर रहा होता है। तो आप ट्रांसप्लांट वाले बालों को आयरन और वो कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी हो कर सकते हैं। बस सही है। बस डॉक्टर साहब हेयर ट्रांसप्लांट करके हमारे पास भेजेंगे और हम कलर और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो होता क्या है कि लोग परेशान है, क्योंकि कराची में जिस तरह का वेदर है उससे लोग परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। कि नबीला ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, केरा सिल्क, जिससे होता क्या था कि हमारे यहाँ पर ज़्यादा, आपको पता है, फॉर्मेटाइड डी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे नुकसान की तरफ जाते हैं हमें। तो उससे हमने सब, नबीला ने 6 साल इस पे वर्क किया और ये सारी चीज़ें केरा सिल्क एक प्रोडक्ट्स बनाया जिसमें तो फॉर्मेटाइड क्या डी, काम करता है? ये बेसिकली फ्रिज फ्री है। अच्छा, जैसे फ्रिज फ्री एक नेचुरल ब्लो ड्राई लुक आ ये जाता है, chemical जैसे treatment अब आपका लुक आ रहा है इतना स्मूथ और सिल्की, फ्रिज नीट। तो फ्रिज फ्री एक ट्रीटमेंट हमने लॉन्च किया नबीला ने। ओके। तो ये सब आप ये जो बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट देख रहे करने हैं, से कितने दिन तक फ्रीज फ्री बाल देखिए ये होते हैं? तकरीबन 5 मंथ चलता है, 5 से 6 मंथ चलता है। हाँ। इसकी आफ्टर केयर होती है, अपना सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना। हाँ। तो अच्छा, एक इसकी- मुझे बात जी, जी। बताइएगा, बहुत सारे हेयर कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको यंगर लुक दिखाते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत सारे हेयर कलर्स ऐसे होते हैं जो आपको एजड दिखाने लगते हैं। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप काला रंग ही करो, डार्क कलर करो। सही। जबकि अगर हम देखते हैं जिस भी एजड इंसान ने जो थोड़ा 40s या 50s की तरफ होते हैं, वो अगर डार्क कलर करते हैं तो उनकी झुर्रियाँ और नुमायाँ होती हैं, बजाय इसके कि अगर वो लाइटर कलर अपने बालों पे लाते हैं, यानी ब्लॉन्डिश या ब्राउन का कोई लाइटर शेड, तो वो इतना पकड़ में नहीं आते। तो में, ये मुझे बात बताएं कि इसका एज से, कलर का एज से क्या ताल्लुक है? असल में देखें, हर इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या सूट कर रहा है, किस तरह के कलर्स देखने हैं, कि हमने लाइटर साइड पे जाना है, डार्कर साइड पे जाना है। अगर हम लाइटर की तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें बहुत से नुकसानात भी होते हैं, कुछ केमिकल्स हमें स्ट्रॉन्ग लगाने होते हैं जिससे बालों बाल को खराब हो डैमेज, जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम नुकसानात तो हैं, देखिए, लेकिन नुकसानात अच्छा तो हैं, लगना कौन बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। चाहता। तो हमारी ये सवाल मैं आज डॉक्टर फहद से पूछना चाहूँगी। फहद, क्या आप मुझे एक बता सकते हैं ये कि क्या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है और वो जो काले बाल घर में ही डाई कर लिए जाते हैं, एक ही खानदान बाजार से लेकर आता है कलर डाई काले रंग का, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो कर लेते हैं अपना बाल और उनकी चेहरा और बुढ़ा लगता है वो डार्क कलर करने से। देखिए, जो डार्क कलर से अगर आप चेहरा बुढ़ा लगने की बात कर रही हैं तो वो इसलिए होता है कि जब अगर आप डाई करते हैं और एक कलरफुल कलर डाई करते हैं तो नज़र वहाँ चली जाती है। अच्छा, सो चेहरे से दूर चली जाती है। ओके। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल ब्लैक डाई करते, सबका होता है, तो फिर नज़र वापस चेहरे पे आती है। वो वाला चीज होती है ना, आउटलाइन बन जाती है। एग्जैक्टली। तो आपको अंदर की चीज पूरी तो प्रॉपर, फिर आप वो अदरवाइज जब आप कलरफुल डाई करते हैं तो नज़र डिस्ट्रैक्ट हो जाती Okay. है। इट्स दैट। लेकिन आई वुड एग्री कि जो केमिकल्स है ना, हाँ। वो डाई वाले, उससे खैर कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ तो नहीं है, बट मेरा अपना पर्सनल राय है कि उससे बाल वाइट होने का चांस ज्यादा है। बिल्कुल है। अच्छा, Especially बिफोर एंड आफ्टर ammonia प्लीज वाले। दिखाएंगे कलर्स की जो हमारे पास पिक्चर है नबीला की, क्योंकि उन्होंने अच्छा फ्रिजी हेयर्स की है। नहीं तो मैंने नबीला के पास तो बहुत उनके पेज पे लगे होता है बिफोर और आफ्टर। सरवत की खुद कितनी चेंज किए हैं कट हाँ, करके, उसके भी बालों से कलर- बड़ा फर्क पड़ता है ना। बालों से बड़ा अच्छा, फर्क। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं फराज आपसे पूछना चाहूँगी, जो मैं रह गया पूछना, कि बहुत सारे लोग सिगरेट्स पीते हैं, गुटखा खाते हैं, जो भी है ना, अक्सर उनके दांतों में, पान खाते हैं, उनके दांतों में एक अजीब सी चीज़ हो जाती है। क्या वो डेंटिस्ट के पास जाके या सर्जन के पास जाके सही हो सकती है? चाय के, कॉफ़ी के दाग भी लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो छालिया खाने वाले, मीम पुड़ी या गुटखा या नट्स खाने वाले, जो बीटल नट्स वगैरह खाने वाले, उनके साथ मतलब दांतों छालिया में- भी जो हाँ, खाली खाते छालिया हैं। जो खाते हैं, उनके दांत जो है ना, उनकी जो कस्प्स होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये अफेक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा ये तो फिर भी ट्रीटेबल है, दांत भी निकल जाए, नो प्रॉब्लम। सबसे कॉमन प्रॉब्लम कराची में जो है ना, वो है ओरल कैंसर। अब ये कैसे पता लगेगा एक पेशेंट को, मैं ओरल कैंसर की तरफ जा रहा हूँ और मुझे रिवर्स होना है और मुझे अपने आप को बचाना है ओरल कैंसर, वो कौन सी स्टेज है, जिसको हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं। एक डिजीज़ होती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो जाती है,
फिर एक ज्यादा वक्त मुंह नहीं खोल पा रहे मुंह आप। नहीं खोलता, यानी अच्छा। पेशेंट मुंह खोलता है, मुंह खोल नहीं बेचारा पाता गुटखा है। खाने वाले का तो फिर मुंह खुलता ही नहीं मुंह है खुलता वैसे। नहीं है। शुरू में क्या होता है हाँ। कि बड़ी मुश्किल से उनकी 2 उंगलियां मुंह में जा रही होती हैं, फिर वो भी नहीं जा पाती, फिर पूरा क्लोजअप, फिर वो लिक्विड पे आ जाता है, फिर एक एक निवाले को यूं। पहली स्टेज ये है कि मुंह का कम खुलना, हाँ मुंह में मिर्चें ज्यादा लगना, हाँ। मुंह में अल्सर का ज्यादा होना, हाँ। ये इंडिकेट करता है कि आप ओरल कैंसर तो की तरफ जा रहे किसके हैं। पास जाएं वो पेशेंट्स Yes. अगर उनको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं? Yes. जाना उनको ये भी नहीं पता होता हम किसके पास जाएं। यस, एक तो ये है हाँ। कि किसी भी किस्म का कोई भी मुंह के अंदर अल्सर हो और आप देख रहे हैं 20 दिन से ऊपर वो प्रोग्रेसिव है, बढ़ रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, तो आप ये अलार्मिंग है, लोग आपको फौरन ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा एक इशू कहाँ ये जाना है, चाहिए उनको? सबसे बड़ा इशू ये है कि देखें ये जॉब जो है ना, अगर ओरल कैंसर है, अगर थ्रोट में नहीं है, टंग में नहीं है, अगर हाँ। मुंह के अंदर है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, या आप देख रहे हैं बोन में वो ड्रेन कर रहा है एब्सिस, तो किसके पास जाएं? दांतों को एक स्पेशलाइज्ड सर्जन होते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अच्छा। मैक्सिलोफेशियल सर्जन का काम हमारे यहाँ आज इतना, ये मेडिकल हेल्थ अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि इवन ENT स्पेशलिस्ट का केस नहीं भी होता तो वो केस ले लेता है। अगर वो टीम वर्क के साथ करे तो फिर भी ओके, वो रेफर नहीं करता है। हाँ। एक जनरल फिजिशियन के पास ओरल कैंसर का पेशेंट आता है, वो तकरीबन 3-4 महीने उसको प्रिस्क्राइब कर रहा होता है मेडिकेशन, जेल, वो रेफर नहीं करता है मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। Okay. इवन डेंटल सर्जन भी ऐसा करते हैं, वो रेफर नहीं करते मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास। तो पहली फुर्सत में मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो डेंटल सर्जन्स की एक हायर एजुकेशन से MSc ओरल सर्जरी हो गई, या मैक्सिलोफे, वो दांतों की फील्ड से एक ऊपर की स्टडी है, BDS करते हैं, फिर मैक्सिलोफेशियल अच्छा। सर्जरी तो फिर उनके पास जाना चाहिए। वो जाएंगे, उसके साथ वो प्लास्टिक सर्जन मिलेगा, उसके साथ बिल्कुल ENT आ जाए तो, मगर जाएं ओरल कैंसर अगर गुटके, पान, छालिया की वजह से, तो मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाएं। हमारे पाकिस्तान में बहुत एक्सपर्ट और अच्छे मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि हमने लाइक ब्यूटी अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन उसे हम इन्हांस तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ग्रेसफुली एज करना क्या है वो आपको डेफिनेशन आज फहद ने भी बताई। थैंक यू आप सब लोगों की एक्सपर्टीज़ का, इन्फॉर्मेशन का। ज़ाहिर है वो प्रोग्राम मुझे लगता है इन सारे टॉपिक्स के लिए बहुत और लंबा होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारी बातें कवर नहीं हुई, लेकिन हम फिर से एक ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हमें बिफोर एंड आफ्टर दिखाने का प्रॉपरली और मौका मिले।